नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे सारे ही व्यूवर्स को। दिवाली इस हफ्ते में फेस्टिविटीज की, त्योहारों की, धनतेरस, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। खास लाइनअप आप देख रहे थे जो दिन भर आपको दिवाली से पहले भी, दिवाली वाला दिन भी दिखेगा। और गुड मॉर्निंग टू माय को एंकर्स, दोनों बहुत ही फेस्टिवल लुक में खूब अच्छे लग रहे हैं। डिम्पी, अभिषेक, गुड मॉर्निंग। चले क्विकली एक बार पहले 4 बड़े ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं, उसके बाद बात होगी ग्लोबल मार्केट्स की, डोमेस्टिक मार्केट्स की, एफआईएस फ्लोज की और आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। तो 4 बड़े ट्रिगर्स में पहले तो ग्लोबल मार्केट्स की ही बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आप देखें तो लगातार ये दूसरा हफ्ता है जहां तेजी दिख रही है। 19,500 के ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, लेकिन हम एक थोड़ी रेंज में जरूर ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन देख रहे हैं। और ऐसे ही ग्लोबल मार्केट्स को भी थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी फेवरेबल है। क्रूड तो थोड़ा और नीचे आया है, कल 3 महीने के निचले लेवल्स था, आज और उससे नीचे $80 के पास आपको क्रूड दिख रहा है। और क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड में कल क्रूड डेरिवेटिव सेगमेंट में कल जबरदस्त ट्रेड भी दिखा है। जितने भी ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स थे, टायर और पेंट स्टॉक्स थे, अच्छा खासा उनमें ट्रेड देखने को मिला। लेकिन आज जहां जहां नंबर्स आए हैं वहां किस तरह का इंपैक्ट मिल सकता है। आज पीएफसी के नंबर्स, कल पावर ग्रिड के नंबर्स थे, हमने देखा भी कुछ खास इंपैक्ट था भी नहीं स्टॉक पे, और नंबर्स भी बहुत नंबर्स भी एक्सपेक्टेशंस थोड़े वीक थे। लेकिन आज मस्कान डॉक के नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स रहे हैं। उस पर क्या ट्रेड ऑलरेडी प्राइस में है या फिर ट्रेड पॉसिबिलिटी बनती है। और साथ ही जहां जहां नंबर्स हैं, अडानी पोर्ट्स के भी नंबर्स आने हैं। आपको याद होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो नया इस स्पेस में एक एंट्रेंट है, उसके भी नंबर्स आए थे। और अडानी पोर्ट्स तो हम कार्गो वॉल्यूम्स ही देख रहे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं। तो नंबर्स पर एक नजर होगी और इससे जुड़ा हुआ ट्रेड भी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्विकली इन बड़े ट्रिगर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स हम अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक का मॉर्निंग, लगातार ये दूसरा हफ्ता है और सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमारे फेवर में हैं, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि एक तेजी हमें मिल रही है। और ये हमारे लिए डबल खुशी की बात है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, हमारे रिफॉर्म्स तो अच्छे हैं ही, और साथ ही हमारे मैक्रो फैक्टर्स भी अच्छे हैं। अभिषेक जी बिल्कुल प्रियंका, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आंकड़े वहां से ठीक ठाक हैं। अमेरिकी बाजारों में तेजी जारी है। डॉ में हालांकि लगातार 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी है, लेकिन नैस्डैक एसएनपी हल्के हल्के करके ये लगातार चढ़ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड 4.5% के भी नीचे आ गई है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉजिटिव कल भी हमने हाईलाइट किया था और आज भी उसको हाईलाइट करेंगे, क्रूड है। $80 के भी नीचे के भाव आ गए हैं ब्रेंट क्रूड के। और अगर आप सितंबर के स्तर से अगर देखेंगे तो 97 के आसपास भाव चले गए, तो वहां से तकरीबन 18 से 20% के आसपास का करेक्शन हम क्रूड के प्राइसेस में देख रहे हैं। हालांकि इसके पीछे के जो रीजन है वो ये है कि मांग घटने की आशंका है, थोड़ा सा ग्लोबल मंदी की आशंका है। अमेरिका में, चाइना के एक्सपोर्ट के जो डेटा आए थे थोड़े से वो कमजोर आए थे, और इसके चलते हमने क्रूड के प्राइसेस में नरमी देखी है। लेकिन चूंकि हम नेट इंपोर्टर हैं बड़े वाले, इसके चलते हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ ये देगा निश्चित तौर पर क्रूड के प्राइसेस में कमी होना, जो कि अब है $80 के भी नीचे। तो ये निश्चित तौर पर पॉजिटिव। आज हम एशियाई बाजारों को अगर देखेंगे तो वहां से भी शुरुआत ठीक ठाक हुई है। और अब कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, बाजार उसको पूरी तरह से डिस्काउंट करके चल रहा है। और वहां से जो सप्लाई की जो डिसरप्शन की आशंका थी वो भी बाजार ने निगेट कर दिया है। तो क्रूड हमारे लिए फेवरेबल हो गया है। एशियाई बाजारों में आज शुरुआत ठीक ठाक हुई है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर भी हल्के से गेंस हैं, लेकिन फिर भी 19,500 के ऊपर की आज आपको लेवल्स दिख रहे होंगे। तो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अपने पक्ष में जो आंकड़े आने चाहिए थे वो आ गए हैं। और अब नजर होगी कि यहां से भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहती है। हमने 19,400 के आसपास बेस फॉर्मेशन होते हुए देखा है। डिब्बे आंकड़े अच्छे हैं। घरेलू बाजार से आपको क्या लग रहा है कि बड़े ट्रिगर निकल के आ रहे हैं? देखिए, मैं फिर भी बोलूँगा, कल भी आप गिफ्ट निफ्टी को यही लेवल्स देख पा रहे थे, 520 530 के लेवल्स थे। और उसके बाद भी बाजार ने कल 500 के लेवल्स को दिखाया नहीं, बल्कि 450 से रिवर्सल करना शुरू कर दिया। देखिए, मार्केट के पास ना वॉल्यूम नहीं है, वो सब फेस्टिवल सीजन में ऑलरेडी जा चुका है। अब जो भी हो रहा है ना मार्केट में, वो बिल्कुल हल्के हाथ से या फिर लाइट वॉल्यूम के साथ हो रहा है। मैं अभी आपको डाटा भी दिखाऊंगा। पहले अगर आप देखेंगे ना तो ग्लोबल मार्केट्स का असर तो होगा, लेकिन वो बहुत ही मामूली होगा। अब चाहे फेड कोई भी बयान दे, चाहे डॉलर इंडेक्स पे कोई खबर आए या फिर क्रूड को लेकर आए, ये सब अब डिस्काउंटेड है। अब $80 के क्रूड में अगर $78 का कर देंगे तो वो डिस्काउंटेड है।
हाँ, वो 90 से 70 उन्हें डिस्काउंटेड नहीं था, तो उसको मार्केट ने अपने हाथ में लिया। अब छोटा मोटा जो भी मूवमेंट होगा, $1-2 का, डॉलर इंडेक्स का थोड़ा ऊपर होने का, थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर होने का, वो सब डिस्काउंटेड है, बाजार उसको सब समझता है, वो पार कर चुका है इस चीज़ से। दूसरी बात, मार्केट अभी एक रेंज में है। ये ब्रॉडर रेंज क्या है, मैं जरा वो आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। 19,200 से 19,500 के बीच में है। जब आप डिप मिले आप बाय करें। हमने परसों तरसों भी आपके सामने बात रखी थी कि आप चाहें तो इस फेस्टिवल सीजन में जैसे वॉल्यूम कम होगा 19,200 जाएगा ही नहीं, तो आप किसी भी डिप में प्लस कर सकते हैं, किसी भी राइज में आप सेल कर सकते हैं। वो आपने देखा भी है और आपको फील भी हो रहा है। दूसरी बात, रिलायंस, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T, TCS, इन्फोसिस, इन 5-6 शेयरों को लीडरशिप दिखानी होगी, अब आगे आने होगा। यहाँ तक जो बात थी वो तो सबका प्रयास, सबके प्रयास से हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अब दादा चाहिए, अब लीडर चाहिए वापस मार्केट का, जो इसको आगे लेके जाए। आगे लेके जाने के लिए जो मैंने आपको नाम बताया, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए, 2 भी हो तो और अच्छा है। कच्चे तेल में जो गिरावट है अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया, हालांकि उसने हमारी मदद ही की है, लेकिन अब इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं उससे जुड़े हुए शेयर्स पे कुछ और इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी इसको डिस्काउंट 1 से 2 दिन में हम कर चुके हैं। FIs की लॉन्ग पोजीशन जस के तस है, बढ़ नहीं रही है। पिछले 3-4 दिनों से 19.5% के आसपास आके रुकी हुई है, वो अभी भी 19.5 के आसपास है। यही मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है और मेरा सबसे क्लोज वॉच वाला एरिया भी यही है कि FIs क्यों नहीं मार्केट के अंदर आ रहे। दिवाली तो ठीक है ना, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, क्या US वालों के लिए भी है क्या UK वालों के लिए भी है क्या ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए भी है क्या, सिंगापुर वालों के लिए भी है क्या? इसलिए मेरा मानना है कि बाजार की पोजीशनिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद थोड़े और नंबर्स इलेक्शंस के भी चाहिए, या कुछ और सरकारी बयानबाजी चाहिए कि कहीं सरकार इलेक्शन से पहले कहीं रेवड़ियाँ बांटने में तो नहीं जा रही है। ये शायद इस चीज़ की वेट हो रही होगी, उसके बाद हो सकता है FIs भी लॉन्ग करके मार्केट के अंदर आ जाए। फिलहाल 19,200 तक कोई भी डिप मिले बाय करें। 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी के आने पर फिर से बाय करें। टिल डेट तक बैंक निफ्टी को थोड़ा हल्के हाथ से पोजीशनिंग ले जा सकते हैं। GNFC के अलावा डेल्टा कॉप मार्केट के अंदर दूसरा ऐसा शेयर है जो F&O बैन में आ गया। अब इससे पहले सिर्फ इकलौता शेयर चल रहा था, तो जो एक्साइटमेंट की मैं बात बोल रहा हूँ वो हल्की हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है। इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक्स में निवेश करें। रही बात ऑप्शंस की, बड़ा चंक ऑप्शंस का आता है। देखिए कल FIs ने ना माल बेचा ऑप्शंस के अंदर 30,000 करोड़ से ज़्यादा का, और रेजिस्टेंस में ही बेचा है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस के अंदर ये डलनेस है, ये बरकरार रहेगी। कृपा करके हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ऑप्शंस के अंदर आप काम ना करें। अगर करते हैं तो छोटे छोटे स्विंग्स का बेनिफिट उठाएं और हेज करके करें। आप कई दिनों से देख पा रहे होंगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको बुल स्प्रेड देते हैं, यहाँ की कॉल प्लस करो, ऊपर की बेचो, कुछ ऐसा आपको ट्रेड करवा रहे हैं। ये आपको सब एग्जाम्पल से दिख जाएगा। आज भी आप देखोगे ना ऑप्शंस में कुछ ऐसे ट्रेड आपको आते हुए दिखेंगे। कुल मिला के मार्केट का सेटअप ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए बट आराम से। ठीक है, सेटअप ठीक है। FIs थोड़े से रूठे हुए हैं, उसकी चिंता बाजार को है, लेकिन आज फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल का बयान भी आएगा, उस पर नजर रहेगी और शायद उसके बाद थोड़ी सी हलचल और बढ़े। लेकिन निश्चित तौर पर 20,000 करोड़, 26,000 करोड़, 29,000 करोड़ और अब नवंबर में भी करीब अब तक 4,000 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली आ चुकी है। लेकिन डिम्पी, कल 60 अंकों की टाइट रेंज रही। अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्या आज उस रेंज से बाहर निकलते हुए आपको बाजार दिख रहा है? वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं? सर उस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा अभिषेक, क्योंकि 500 550 का एक टफ रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट तो 450 से ही शुरू हो जाता है। कल भी आपने रिवर्सल 450 से देखना शुरू कर दिया था। तो मार्केट के पास अभी भी वही रेंज है, 400 को बचाओ, 500 को 550 को ना तोड़वाओ। ये कुछ नारा मार्केट के अंदर आज भी काम करेगा। आप जो इस शीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख पा रहे हैं ना, वो ओपन इंटरेस्ट में बदलाव लिखा है हमने। 1 मिनट के लिए वही प्लेट वापस दिखाइए। आपको मैं 2 दिन से बता रहा हूँ, 0.5% का भी OI एडिशन नहीं हो रहा। कल 0.44 था और परसों यानी कि परसों 0.44 था और कल 0.34 है। तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो आप चलेंगे कैसे, आप टूटेंगे कैसे? असली आप बोर हो जाएंगे। मैं फिर से बोलूँगा, इंडेक्स में पैसा कमाने के लिए 3-4 दिन नहीं है, आप शेयर से ही पैसा कमाइए। ये 19,443 के आसपास की क्लोजिंग है, ये अच्छा क्लोजिंग है। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। मैंने इसके आगे माइल्ड शॉर्ट कवरिंग लिखा था इंग्लिश में, बट हमारे प्रोड्यूसर ने सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ली है। माइल्ड का अपना एक मतलब होता है, हल्की शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ज़्यादा इससे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रश्न है कि रेंज से बाहर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, रेंज में ही रहेगा। बैंक निफ्टी भी लगे हाथ में बता देता हूँ, वहाँ पर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। और ओपन इंटरेस्ट ना केवल ज़्यादा का एडिशन हुआ है, बल्कि वैसे भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया।
यानी कि आप मेरे से आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि अगर 1 किलो का बर्तन है ना तो उसमें 1 किलो पानी आ चुका है, अगर आप और पानी डालेंगे ना वो छलकेगा। तो आप इससे से अंदाज़ा लगा लीजिए बैंक निफ्टी के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ अगले से 3 से 4 दिनों के लिए बैंक निफ्टी बहुत ही क्रिटिकल वॉच पे आप रखिए। अगर इसने 43,800 पार किया तो आप यकीन मानिए निफ्टी से हो सकता है 500 पार ना और बैंक निफ्टी 44,000 पहले लगा दे। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे क्लियरली वॉच रखें। हालांकि कल तो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ शॉर्टिंग थी, ये नीचे भी ऐसे ही आएगा, हाँ ध्यान रखिएगा। मैंने जो 1 किलो वाला एग्जाम्पल आपको बताया, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर है। 43,800 के बाद शॉर्ट कवरिंग, 43,300 के नीचे जाने पर ये वीक होगा। पीसीआर वगैरह आप ओवरसोल्ड जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा हुए तो नहीं है बट 1 के नीचे आ चुके हैं, विक्स रेंज के अंदर है। तो कुल मिला के मार्केट का एक सेटअप न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। ठीक है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव सेटअप है बाजार के लिए। लेकिन डिम्पी, हम दिवाली मना रहे हैं और कल धनतेरस है, तो धनतेरस से पहले धन कमाने के लिए शेयरों पर कहाँ नजर रहेगी आपकी? देखिए, धन कमाना है तो आप थोड़ा सा सब्र के साथ कमाइए और चंबल फर्टिलाइजर जैसे शेयर्स पे ध्यान रखिए। हमने आपको 2-4 दिन से नोटिस करवाया था कि ये 300 के इर्द गिर्द पहुंचेगा तो एक नया ब्रेकआउट करेगा। कल इसकी क्लोजिंग 300 पे थी और इसने कल चैनल का ब्रेकआउट भी किया। ये हमने बकायदा आपके लिए चार्ट मैन्युफैक्चर किया हुआ दिखा रहे हैं। ये 2 बार का 300 के आसपास का रेजिस्टेंस है, कल फाइनली ये 300 के ऊपर निकल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चंबल के अंदर अब आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के एक बड़े पैसे के लिए तैयार हो जाइए। और हो सकता है इस बार की दिवाली आपको चंबल फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छे गेंस की हो। तो आप टिल दिवाली के बाद भी 27 तारीख, 30 तारीख, 27 तारीख को गुरुपुर्ब भी है, तो 30 तारीख की एक्सपायरी है, तो आप 30 तारीख की एक्सपायरी तक इस शेयर को रखिए। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 315 से 320 आपको आराम से मिल जाएगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 392-94 का रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही आप काम करना। हम तो सिर्फ आपको शेयर को नोटिस करवा रहे हैं। दूसरा शेयर है सिप्ला। अभी मैं हेडलाइन से पढ़ा था कि ल्यूपिन के अच्छे नंबर आए हैं। ल्यूपिन से कहीं ज़्यादा एग्रेशन सिप्ला के पास है। और आपको ये बात भी पता है, इसमें कॉर्पोरेट एक अनाउंसमेंट भी ड्यू है। पहले नाम आ रहा था कि कोई और ब्रदर्स खरीदेंगे, फिर टॉरेंट का नाम आया, अभी वो डील फाइनल नहीं हुई है। हमको लग रहा है कि दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद वो डील फाइनल हो जाएगी। ये कुछ वॉल्यूम और उसका पैटर्न ये अलाउ कर रहा है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और शायद सही हाथ में सिप्ला पहुंच जाए। इसलिए छोटे से रेंज का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, बेनिफिट है, सेक्टर का चर्निंग हो रहा है। आज इसके पीयर के नंबर भी अच्छे हैं। तो सिप्ला और चंबल फर्टिलाइजर दोनों आज सी से जुड़े हुए शेयर्स हैं। चंबल और सिप्ला, इन दोनों से उम्मीद करते हैं अच्छा पैसा बन जाएगा। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर और 1250 रुपये वाला सिप्ला, ये 2 शेयर हैं आज डिम्पी के रडार पर। लेकिन बाजार के लिए जो ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, जरा उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो ग्रीन सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है कच्चे तेल से, क्योंकि $80 के नीचे के भाव आ गए हैं ब्रेंट क्रूड के। वहीं अगर हम बात करें यूएस बॉन्ड यील्ड की, 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है, हमने 5 के भी आसपास के या फिर उसके ऊपर के स्तर देखे, अब वो 4.5 से नीचे का आंकड़ा आ गया है यूएस 10 ईयर बॉन्ड, और ये बहुत अच्छा संकेत है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 19,500 के ऊपर है, थोड़े से गेंस जरूर हैं, लेकिन क्रूड निश्चित तौर पर कल हमने देखा था कि कच्चे तेल का पूरा एक्शन दिखा हमने, ओएमसीज में देखा, टायर में देखा, पेंट में देखा। तो आज भी ये उम्मीद करके ये चलेंगे कि वो एक्शन यहां से बरकरार रहेगा। अगर हम लेवल्स की बात करें अगर हम क्रूड के, तो आप देखेंगे कि 1 सितंबर को करीब करीब $89 का भाव था क्रूड का, जो बढ़ के $97-98 के बीच चला गया और अब वहां से गिर के फिर से अब 8 नवंबर को $79 के नीचे आ गया है। यानी कि $97 अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 18 से 19% के आसपास की गिरावट क्रूड में है। और अब चाइना और अमेरिका में हालांकि मांग घटने की आशंका है, तो थोड़ा सा ग्लोबल रिसेशन की आशंका जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय बाजारों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज होगी। तो इस कॉन्फिडेंस बिल्डर के बीच स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर मिलेंगे, आज इंडेक्स की चाल कैसी होगी, प्रियंका के पास चलेंगे और प्रियंका सीधे मेहमानों के पास लेकर चलेंगे और ये सारे ट्रेड्स भी समझेंगे आपके लिए। चले बिल्कुल, तो ये तो बड़े सिग्नल्स रहे, लेकिन अब इन सिग्नल के बीच ट्रेड करना किस पर है, कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करना है, इंडेक्स को कैसे प्ले आउट करना है, ये सब समझने के लिए समझाने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। हमारे साथ जय पटेल हैं, जतिन गेडिया हैं और सोनी पटनायक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत आज जय के साथ करते हैं। जय, मॉर्निंग, बताएं इंडेक्स पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप? ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस तो दिख रही है, आज एक्सपायरी वीक भी है, एक्सपायरी भी है, कैसे आज इंडेक्स को ट्रेड करना चाहिए? तो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी एंड डिम्पी जी। सो बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर जैसे डिम्पी जी भी बात कर रहे थे, कोई ट्रेड दिख नहीं रहा अच्छा खासा,
यहाँ से 20-30 पॉइंट की अप मूव डेफिनेटली हो सकती है और गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट ज्यादा कुछ आज के दिन में दिख नहीं रहा। तो ओवरऑल निफ्टी पर ज्यादा मुझे ट्रेड लेने का अभी ट्राई नहीं करूंगा। अराउंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,460 के वहां पर एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा, जो कल के दिन के अराउंड का रेजिस्टेंस था, कल के दिन का हाई भी था। सो वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 19,490 का रहेगा, जो अराउंड 19,500 के वहां पर है। सो मुझे नहीं लग रहा कि वो लेवल क्रॉस कर पाएंगे। कल के जैसे बोरिंग दिन आज भी हो सकता है, ज्यादा कुछ है नहीं इंडेक्स स्पेसिफिक। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है थोड़ा एचडीएफसी बैंक में चार्ट मुझे ठीक नहीं लग रहे, तो उसके कारण थोड़ा बैंक निफ्टी में भी हम दबाव देख सकते हैं। थोड़ा रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट के वहां पर जा सकते हैं वापिस से बैंक निफ्टी का चार्ट। सो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, और एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंक से भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा। सो मुझे लग रहा है 43,500 के नीचे भी जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी को थोड़ा कॉशियस वे में ट्रेड करना चाहिए। डेफिनेटली वहां पर एक कॉशियस साइन रहनी चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी आज ट्रेड नहीं बढ़ रही, इसलिए मैं अवॉइड करना चाहूंगा दोनों सेक्टर को। इंडिविजुअल स्टॉक्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी अपॉर्चुनिटी है। इवन लार्ज कैप में किसी किसी नाम में काफी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे एशियन पेंट्स है, एल&टी है, वहां पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। फार्मा स्पेस काफी अभी अच्छा चल रहा है, तो वो उस पर आज नजर होनी चाहिए और ट्रेड वहां पर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इंडेक्स पे तो कुछ खास ट्रेड नहीं दिख रहा। कल भी एक उम्मीद थी कि शायद जितने शॉर्ट्स है सिस्टम पे, शायद बैंक्स में एक तेजी आ सकती है, लेकिन बैंक्स तो अभी, बैंकिंग इंडेक्स तो और वीक दिख रहा है क्योंकि लार्ज कैप्स चल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये तो इंडेक्स पे एक व्यू रहा। अब ट्रेड्स पर आते हैं सीधा। सोनी, ऐसे लेकिन ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं। सोनी, कहाँ पर आज अपॉर्चुनिटीज हमारे व्यूअर्स को बता रही हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, डिम्पी जी और अभिषेक जी, सारे दर्शकों को। अगर हम अपॉर्चुनिटी बात करें इन स्टॉक्स, तो मेरे ख्याल से मुझे बैंकिंग सेक्टर में अभी थोड़ी बहुत स्पेस नजर आ रही है, बिकॉज बैंक निफ्टी लग रहा है कि 44,500 तक एक बार जा सकता है। उसके बाद शायद थोड़ा सा आपको वहां पे करेक्शन नजर आ सकती है। सो इसी 1000 मूव के लिए, ऑलमोस्ट 500 टू 800 मूव के लिए मुझे लगता है कि एसबीआई आप यहाँ से ले सकते हैं। एसबीआई काफी वेल प्लेस्ड है, अपने रिजल्ट्स के बाद 570 लेवल को काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है। सो आप एसबीआई बाय कर सकते हैं 570 स्टॉप लॉस के साथ, और इसका टारगेट रहेगा 600 टू 610। छोटा स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट्स के लिए ही इसको प्ले कर सकते हैं, बट काफी वेल एंड अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा सीमेंट सेक्टर में, जहाँ पे काफी लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस देखने को मिला है, और वो है डालमिया भारत। सो डालमिया भारत आप बाय कर सकते हैं 2080 स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 2200। ठीक है, डालमिया भारत आपका काफ़ी अच्छा ट्रेड है। ये एक्चुअली क्या है ना, 2 दिन चल रहा है फिर रुक रहा है, फिर 2 दिन चल रहा है फिर रुक रहा है। तो डालमिया भारत पे एक ट्रेड ध्यान रखें। और दूसरा, बैंकिंग का लीडर जो एसबीआई है वही कमाल कर सकता है। एक्चुअली में एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी है। अगर आप बैंकिंग के अंदर ही झांक के देखेंगे तो एचडीएफसी उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा, लेकिन एसबीआई कह रहा है कि भाई आप थोड़ा ठीक हो जाओ, आप और हम दोनों मिलकर बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। ये एसबीआई की भाषा है जो एचडीएफसी को बोलता है, बट एचडीएफसी सुन नहीं रहा अभी। तो देखते हैं एसबीआई और कितना बोलता है और कितना एचडीएफसी को मना लेता है। तो इन दोनों बैंक्स पर ध्यान रखिए। एक दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इस समय दिख रहे होंगे आपको। 600-610 का टारगेट है एसबीआई के अंदर। आगे बढ़ते हैं, जतिन से आज के ट्रेड पता करते हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको, बताइए सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, और शेर खान की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो दो ट्रेड में लेके आया हूँ, लॉन्ग साइड पे लेके आया हूँ। जो पहला ट्रेड होगा वो क्यूमेंस इंडिया होगा। तो क्यूमेंस इंडिया में हमने देखा है कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न में से कल के ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है कि ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जारी रह सकता है। इसके लिए क्यूमेंस इंडिया बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1750 का, और टारगेट्स रहेंगे 1795 के। जो दूसरा मेरा ट्रेड होगा वो आईआरएफसी में होगा। तो 5 से 7 दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद कल हमने एक ब्रेकआउट देखा हुआ है। हमें लगता है कि ये वॉल्यूम के साथ आया है, तो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 74 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना होगा। टारगेट हम 82 के रखेंगे।
आपके ना दोनों स्टॉक बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो IRFC रेलवे काउंटर्स के अंदर ना वापस से आप ध्यान रखिए फिर से एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है बट IRFC जैसे शेयर्स अच्छे हैं। और एक आपने ना कमेंट्स भी दिया है। एक्चुअली आज ना मैंने जब 3 शेयर्स देखे तो तीनों कोइंसिडेंटली सी से ही थे, सिप्ला, चंबल फर्टिलाइज़र और कमिंस इंडिया। मेरे को लगा ज़्यादा ही हो जाएगा 80, इसलिए मैंने एक शेयर जो गिराने का फैसला किया था वो कमिंस का ही किया था। और आपने ये बता दिया तो मेरा काम आपने इजी कर दिया, तो मेरा तीसरा शेयर भी आपकी लिस्ट में आ गया। और मैं बता रहा हूँ एक कैपिटल मार्केट्स का जो कैपिटल गुड्स का जो शेयर्स है ना कमिंस इंडिया, ये बहुत ही सही जगह प्लेस्ड है। इस सर की कॉल बहुत अच्छी है। 1795 आपका टारगेट, 1750 आपका स्टॉप लॉस और रेलवे काउंटर ऑलरेडी आपने बता दी IRFC। जय, आपके शेयर कौन से हैं? शेयर्स दोनों कैश के होंगे। पहला होगा मैनकाइंड फार्मा। जैसे फार्मा सेक्टर पर मुझे लग रहा है अपसाइड काफी आ सकता है वापस से। सो मैनकाइंड फार्मा विल बी अ वेल प्लेस स्टॉक। यहाँ से हम देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस काफी अच्छा प्लेस हो चुके हैं, काफी सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने अपसाइड दिखाया। कल के दिन में अराउंड 2-3% का अपसाइड था। सो यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस डायरेक्टली 19,040 सॉरी 1940 के वहां पर दिख रहा है। 1940 का रेजिस्टेंस पहला दिख रहा है, तो बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही, तो ये स्टॉक पर 1940 का टारगेट भी होगा। और स्टॉप लॉस के तौर पर 1790 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक ने काफी एक अच्छा RSI के फ्रंट से भी और MACD के फ्रंट से, दोनों फ्रंट से एक काफी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया। ब्रेकआउट था कल के दिन में और काफी टाइम से कंसोलिडेशन के फेज में था ये स्टॉक और फाइनली ब्रेकआउट किया। तो मुझे मैनकाइंड फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो स्टॉक है जो वो है RPSG वेंचर्स। जस्ट अ सेकेंड। सो RPSG वेंचर्स में भी हमने देखा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक मूव आ रहा था। पूना वाला फिनकॉप में जो चार्ट बन रहा था सेम टू सेम यहाँ पर RPSG वेंचर में बन रहा है। सो और डेफिनेटली मुझे लग रहा है जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसके ऊपर ब्रेकआउट किया है विद RSI ओवरसोल्ड से अपसाइड की तरफ दिख रहा है। ROC रेट ऑफ चेंज की तौर से मुझे काफी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, तो यहाँ से बाय करने की सलाह होगी। 573 के अराउंड क्लोजिंग था। 608 का टारगेट रख के 554 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते। मैनकाइंड फार्मा और RPSG वेंचर्स दो बड़े अनोखे शेयर निकाल के लेके आए हैं जय। और आमतौर पर ट्रेड के लिहाज से इनकी चर्चा थोड़ी सी हाल के दिनों में कम हुई है, लेकिन ये 6 के 6 ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट की ओर से। लेकिन एक ऐसी खबर आई है जो आपका मन थोड़ा खुश करेगी। हम ये कह सकते हैं कि 18 और स्वदेश के रंग में पूरा देश रंग रहा है। रिलायंस रिटेल ने हैदराबाद में एक अपना स्टोर लॉन्च किया है रिलायंस रिटेल का, और स्टोर का नाम है स्वदेश। जो देश की जो तरक्की की कहानी है, जो लगातार जिससे हम आपको रूबरू कराते हैं, आपके पहचान कराते हैं, देश की आत्मा को आपसे जोड़ने का जो हम काम करते हैं, वो काम रिलायंस ने भी अब उठाया है और स्वदेश नाम दिया है अपने स्टोर का, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट के सामान मिलेंगे। शिल्पकारों, कारीगरों की पहचान बनाने के लिए, उनके लिए आय का जरिया बनाने के लिए इस स्टोर की शुरुआत की गई है हैदराबाद की जुबली हिल्स में। और करीब करीब 20,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा स्टोर है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसको लॉन्च किया है, देश को समर्पित किया। और स्वदेश यहीं रुकेगा नहीं, स्वदेश को ये लोग ग्लोबल करना चाहते हैं, तो यूरोप में, अमेरिका में भी इनके स्टोर्स खोलने की योजना है। डिम्पी, निश्चित तौर पर सुन के तो आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ब्रांड और इसको मजबूत करने का काम हमने किया। मतलब 2 साल पहले हमने ये शुरुआत की और आज देखिए स्वदेश के साथ पूरा देश जुड़ रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अगर ये बीड़ा उठा ले कि स्वदेश को हमको आगे पहुंचाना है, तो फिर कहना ही क्या। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैनल का मोटो, कॉर्पोरेट्स का मोटो और देश के प्रधानमंत्री का मोटो भी कुछ ऐसा ही है कि स्वदेशी कंपनीज को आगे बढ़ाया जाए, स्वदेश को आगे थोड़ा बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा विश्व भर में एक ऐसा माहौल बना रही है जिसको हम वासुदेव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। वो आप अपनी स्क्रीन पर एक स्टोर के फॉर्म में देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, चलिए तो इस पॉजिटिव खबर के साथ अब खबरों के सिलसिले को और नतीजों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, शुरुआत करेंगे नतीजों के साथ। बताइए कौन से नतीजे आए, कौन से हिट रहे, कौन से मिस रहे, उसके बाद हम स्टॉक्स न्यूज़ पर भी आएंगे। जी बिल्कुल, अर्निंग्स पे बात करते हैं तो ऑफ कोर्स लुपिन फोकस में रहने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे
और याद रखिए जो इनके यूएस मार्केट्स है यहाँ पे बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सारे पैरामीटर्स में अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे भी अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं और जो प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट होता है वहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है और ओवरऑल वॉल्यूम की भी बात करें तो 1% जो है पॉजिटिव साइड में है। टाटा पावर के आंकड़े बात करें तो लार्जली मिले जुले हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े वन ऑफ्स देखने मिले हैं, लेकिन जो टॉप लाइन नंबर्स है वहाँ पे जो है जनरेशन नंबर्स अच्छे आए हैं क्योंकि सेक्शन 11 इन्वोक किया गया है पावर एक्ट का। तो ऑफकोर्स इसमें जो है याद रखते हैं कि सारे जो आपके जितने कैपेसिटीज़ होते हैं पावर प्लांट्स के उनको जो है ऑन कर दिया जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि डेफिसिट देखने मिलता है, तो इसके कारण ये इम्पैक्ट आया है। अब बात करेंगे पिडलाइट के, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे मार्जिन्स में भी अच्छी सुधार आई है, तो स्टॉक में जो है पॉजिटिव रिएक्शंस जो है अर्निंग स्पेसिफिक देखने मिल सकता है। ऑलरेडी मज़गांव डॉक के बारे में जो है हमने बताया था कि स्टॉक में एक अच्छी रनअप देखने मिली है और उन्होंने थोड़ा जस्टिफाई भी किया इस बार, अर्निंग्स में स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अब बात करें तो एबिडा में भी जो है 50% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल आया है। बालाजी अमाइंस की बात करें तो 4 या 5 क्वार्टर से ऑलरेडी जो है कंपनी में स्ट्रेस थी मार्जिन्स को लेकर और यहाँ पे अगर देखें तो इस बार भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लगभग आप कह सकते 63% का गिरावट देखने मिला है, ये बड़ा आंकड़ा है। वही श्री रेणुका शुगर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए उनके लॉसेस जो है वो वाइडन हो चुकी है, तो एक टाइप से वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ ने जो है ऑफकोर्स एग्रोकेमिकल सेगमेंट में जो है वीक परफॉर्मेंस देखने मिली, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आया है और यहाँ पे अगर मार्जिन्स की भी बात करें तो 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है एक इंक्रीज़ आया है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुआ है, तो एक टाइप से आप कह सकते हैं एक आउटलायर आया है अगर हम कंपेयर करें इनके पीयर्स के साथ। इसका मतलब स्टॉक में एक अच्छी रिएक्शन देखने मिल सकती है। फिनिक्स मिल्स के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हाई बेस ज़रूर था लेकिन याद रखिए जितना जो आप कह सकते हैं सिनेमाज रिटेल सब की जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली और इसके कारण एक अच्छे इम्पैक्ट जो आया है आपको फिनिक्स मिल्स में देखने मिलेगा। और कल देर रात MCX के नतीजे आए थे एंड ऑफ कोर्स ये एकमात्र क्वार्टर है या आखिरी क्वार्टर कहिए जहाँ पे उनका जो ओवरहैंग है, क्योंकि जो पुरानी सॉफ्टवेयर है उसमें एक सॉफ्टवेयर कॉस्ट लग रहा था, तो वो इम्पैक्ट ये आज आखिरी क्वार्टर में देखने मिल रहा है। हालांकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो 13% ऊपर है और अगर इसको सच्ची में देखना है स्टॉक को तो इनके जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो उसमें स्ट्रेंथ देखने मिले हैं, जहाँ पे एवरेज डेली टर्नओवर में भी जो है एक अच्छी ग्रोथ आई है। तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ आया है, हालांकि आप इम्पैक्ट जो है सॉफ्टवेयर की जो आखिरी बार हो रही है उसके कारण जो नंबर्स वीक देखने मिल रहे हैं। राइट, ठीक है, तो ये तो कई सारे नंबर्स हुए, लेकिन ऑफ कोर्स नंबर्स में यूनाइटेड स्पिरिट जैसे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी अच्छा सर्च दिखा रहे हैं, बड़े फ्लोज वहाँ जा रहे हैं और आपको नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है शरद, बिल्कुल ये अर्निंग्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच पैनल पर आयुष मेहता भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार शरद आपने हमें स्टॉक्स एंड न्यूज़ तो बताया ही नहीं। जी बिल्कुल प्रियंका आपने सही कहा, लेकिन याद रखिए पिडलाइट के तो अर्निंग्स आए थे लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आया पिडलाइट का, हालांकि छोटा अनाउंसमेंट पर सेंटिमेंट बड़ा हो सकता है। अब वो जो है फोरे करना चाहते हैं आपके लेंडिंग बिजनेस में। अब ये लेंडिंग बिजनेस में फोरे करेंगे तो प्रमोटर कंपनी है उनसे वो जो है एक टाइप से लेंडिंग बिजनेस को वो अक्वायर करने वाले हैं। हालांकि एक्विजिशन कॉस्ट तो 10 करोड़ का है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये अगले 2 साल में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं इस सेगमेंट में। और कैलकुलेशंस और हमारी जो बातचीत हुई इंडस्ट्रीज़ वालों से तो पता चला कि जो लेंडिंग बिजनेस है उन खुद के डीलर्स को या प्रमोटर्स को या इस इकोसिस्टम को कर सकते हैं, तो इसके कारण जो है बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में तो देखने मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है एक सेंटिमेंट जो होता है नेगेटिव का वो देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल ये साइज़ बहुत छोटा है। अब बात करेंगे एरिस लाइफ साइंस की, तो कल मार्केट आज में जो है ऑलरेडी अर्निंग्स आ गए थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आया था बाइकॉन का जो बायोलॉजिक्स आर्म है, जहाँ पे नेफ्रो और डर्मा ये 2 सेगमेंट है, डर्मा स्किन का होता है, नेफ्रो नर्वस सिस्टम रिलेटेड होता है। इन दोनों यूनिट्स को जो है 366 करोड़ में उन्होंने लिया है और एक कॉन कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि जो डील हुई है ये एक्विजिशन से इसकी जो बेनिफिट्स है इस डील की वो विद साल 2026 से देखने लगेगा। और जो एक्वायर्ड बिजनेस है करंटली उनका एबिडा मार्जिन जो है 20% पे है और अगले साल यह आंकड़ा 30% का हो जाएगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे तो बोर्ड ने अप्रूवल की है QIP 700 करोड़ की, लेकिन दूसरा चीज़ और भी हुआ, एक नई कमेटी बनाई है जहाँ पे वो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ प्लान कर सकते हैं अपने शिप बिल्डिंग बिजनेस पे, तो इस पे जो है री रेटिंग देखने मिल सकता है।
चौथा स्टॉक रहेगा रामकृष्ण फोर्जिंग। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दी है कि 1000 करोड़ जुटा सकते हैं QIP के जरिए। QIP फ्लोर प्राइस 644 रुपीज़ पर शेयर रहेगा और ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन जो है 5% डिस्काउंट मिल सकता है इस पे। फिनिक्स मिल्स का ऑफ कोर्स नंबर से हमारे बारे में हमने बताई, लेकिन अब वो थाने की लैंड वो हुतामा की इंडिया से खरीदने वाले हैं 429 करोड़ रुपीज़ में। और आखिर में सोम डिस्टिलरीज भी फोकस में रहेगा एंड ऑफ कोर्स न्यूज़ में रहती है कि यहाँ पे प्रमोटर बाइंग बहुत चलती है और सालों से चल रही है और मंथ्स में तो इसकी एग्रेशन भी देखने मिली है, लेकिन यहाँ पे एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंपनी के ऑफिस में और फैक्ट्रीज़ में भी, और ये अभी कंटिन्यू कर रहा है नवंबर 7 से। ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे शरद। ऑफ कोर्स देखना होगा इसी स्पेस में एक जगह यूपीएल है जिसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं और एक जगह सोम जिस पर थोड़े से रेगुलेटरी चेक्स की बात हो रही है, तो नोटिस करेंगे। लेकिन नजर इस पर टीटागढ़ पे भी होगी जो QIP इशू कर रहे हैं। एक सर्ज बड़ा ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका और फर्दर एक्सपेंशन कोर बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टिंग होगा अपने एक्सपर्ट से वो भी एक पूछेंगे। री रेटिंग हो जाती है बिल्कुल शिप re-rating बिल्डिंग हो की, गए, तो वो correct। QIP रेस की बात तो थी, लेकिन जो री रेटिंग की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि एक स्ट्रेटेजी कमेटी बन रही है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इससे हम देखेंगे कितनी वैल्यू भी अनलॉक यहाँ से भी होती है इतने बड़े सर्च के बाद। एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच चलिए आयुष मेहता को भी शो में जोड़ लेते हैं। शुक्रिया शरद, बहुत बहुत ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। आयुष हमारे साथ हैं। मॉर्निंग आयुष, बताएं आपके ट्रेड्स कहाँ कहाँ हैं? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब काफी अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर दिवाली की फील लग रही है, स्टूडियो भी बहुत प्रिटी लग रहा है आपका। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल होंगे। फर्स्ट स्टॉक होगा मेरा PPL फार्मा पे। अगर हम PPL फार्मा की बात करें तो इसमें बॉलिंगर बैंड की जो स्टडी है उसका बैंड्स ओपन हो चुके हैं और इसका ब्रेकआउट आ चुका है। प्लस अगर हम इसके वीकली चार्ट की बात करें तो कंसोलिडेशन में स्टॉक काफी टाइम से चला था जिसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला है एंड इंट्राडे में क्लस्टर रेजिस्टेंस थी इसकी तकरीबन 110 के आसपास की, जिसके ऊपर ही स्टॉक ने काफी टाइम से अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो मुझे लगता है PPL फार्मा को यहाँ से हमें लेना चाहिए फॉर टारगेट 128 और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 108 का होगा। सेकंड स्टॉक होगा मेरा लेमन ट्री होटल्स में। अगर हम लेमन ट्री होटल्स की बात करते हैं, अपने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि स्टॉक ने काफी टाइम से अपने को ऊपर के लेवल से रिट्रेस किया है और इसने नीचे से अपना वापस अपमूव शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है लेमन ट्री में वापस एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है प्लस सस्टेन किया है एंड अपना 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने सपोर्ट लिए ब्रेकआउट दिया है, प्लस एक RSI पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो लेमन ट्री को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट 130। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा 112 का होगा। ओके, ठीक है। लेमन ट्री आपकी लिस्ट में है। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक आपने चुन के बताया है। लेमन ट्री में हम कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें अच्छा एक मूवमेंट मिलना जाना चाहिए। 130 का आपका टारगेट है सर, 112 आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, डन। अब जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को भी पता कर लेते हैं। वमाक्षी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिपोर्ट्स बताने के लिए। वमाक्षी, रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम श्री सीमेंट के साथ। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 के नंबर्स लार्जली अनुमान के मुताबिक आए हैं। श्री सीमेंट इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रही है कि बेटर प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ सकती है थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, और मगर उनके जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से हाई है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सिटी ने अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस स्लाइटली बढ़ाया है। 23,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा कमेंट्स भी फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि प्री बाय नॉर्मलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट आउटलुक वीक नज़र आ रहा है। ओवरऑल काफ़ी कंसर्न्स है क्योंकि उनका जो बिजनेस है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन ICE से आता है। न्यूअर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पर विजिबिलिटी थोड़ी कम है और उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ अभी भी थोड़ा अनक्लियर है। तो इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने कमेंट्स पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा। अपना टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने बढ़ाकर 1,520 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे एरिस लाइफ साइंसेज पर। मक्वारी का कहना है कि ऑल इन ऑल ऑपरेशनली इन लाइन नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। कंपनी ने अपनी FY24 की रेवेन्यू और EBITDA गाइडेंस को मेंटेन किया है। कंपनी नेफ्रोडर्मा यूनिट्स बायोकॉन बायोलॉजिक्स की एक्वायर करने वाले हैं और ये एक्विजिशन FY26 से अर्निंग्स एक्रेटिव रह सकता है। और ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक्वायर्ड बिजनेस का EBITDA है वो सुधरकर 30% पर आ सकता है अगले साल में। तो इसी के चलते मक्वारी ने अपनी फॉर्म की राय को बरकरार रखा। एरिस लाइफ साइंसेज पर टारगेट प्राइस दिया 1,100 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे JB फार्मा पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि अनुमान से बेहतर कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं और ये हाई ग्रॉस मार्जिन्स के वजह से कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि FY24 की जो EBITDA कंपनी रिपोर्ट
करेगी वो उनके F25 से 27% के गाइडेंस के अपर एंड पर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इंडिया और CDMO करीब 75 to 80% ऑफ सेल्स के लिए अकाउंट कर सकता है अगले 3 साल में। तो इसी के चलते जेफरीज ने JB फार्मा पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,680 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है वामाक्षी, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। अपने एक और मेहमान को साथ में जोड़ लेते हैं। मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। करते हैं और फटाफट अपने एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं। शुरुआत करेंगे ल्यूपिन के साथ ही। कल USFDA से इनकी 2 दवाओं को मंजूरी मिली थी और कल बाजार बंद होने के बाद इनके नतीजे भी आ गए। ऑलरेडी हमने देखा था कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर यह शेयर बंद हुआ है, लेकिन नतीजे अच्छे आए हैं। अगर हम मुनाफे की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है इनका मुनाफा, 129 करोड़ से बढ़कर 489 करोड़ का। मार्जिन भी ऑलमोस्ट डबल किया है और आय में है करीब 21-22% के आसपास का उछाल। तो स्ट्रांग नंबर्स, अमेरिका में नए लॉन्चेस, बढ़िया बिक्री, डोमेस्टिक मार्केट से भी ट्रिगर ठीक ठाक हैं। मयूरेश जी, ल्यूपिन, क्या ये तेजी का मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा? क्योंकि इसी साल में हमने 600 से लेकर 1200 रुपए तक का सफर तय करते हुए देखा शेयर को। वेरी गुड मॉर्निंग। और पहली बात तो आप सबको और आप के सभी ET स्वदेश के दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मुस्कान वाली दीपावली जरूर रहेगी, क्योंकि भारत का डिकेड नहीं है, पूरी सेंचुरी है। मुझे लगता है रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश एंड ऑप्टिमिस्टिक इन इंडिया। जहां तक लुपिन का सवाल रहा है, मुझे लगता है कि फार्मा कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे आए हैं ये तिमाही में। एक बेस इफेक्ट भी था, क्योंकि 4 तिमाहियों पहले आप देखेंगे कि इन्होंने काफी मार झेला था in terms of FDA concerns, pricing issues, so on so forth. But अभी काफी सारे issues पिछले 2 तिमाहियों में bottom out हो चुके हैं। नंबर सीक्वेंशियली थोड़े बेहतर आने लगे हैं और ये बार के नंबर्स डेफिनेटली बेहतर हैं हर पैमाने पे। तो रेवेन्यू हो, EBITDA मार्जिन हो, दैट हैज प्रोबेबली क्रीप्ड इनटू द बॉटम लाइन एज वेल। जो नए लॉन्चेस की हम बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस है कि जो की जेनेरिक जो स्पेशलिटी लॉन्चेस हैं और ब्रांडेड जेनेरिक्स के लॉन्चेस हैं, ये अगले तिमाहियों तक आएंगे। And that can give a huge boost in terms of margins. Even if spending increases R&D के ऊपर, मुझे लगता है कि मार्जिन मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, and that is a huge positive. Along with expectations की जो FDA concerns है लुपिन के लिए, ये शायद रिजॉल्व हो जाए। तो I think pharma company reported a good set of numbers. From the pharma pack, Cipla और Sun Pharma ने भी अच्छे numbers report किए, and as a clear disclaimer, ये दोनों stocks हमारे global businesses। ओह ठीक है, डन। आपने अच्छे से बताया सर ल्यूपिन के बारे में कि कैसे इसको आप देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। इस नंबर्स के अंदर तो खैर अपने आप में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आपकी कमेंट्री भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इस बीच एक खबर ना सोम डिस्टिलरीज के रिगार्डिंग चल रही है कि 7 तारीख से ED और इनकम टैक्स के कुछ एक रेड हो रहा है। असल में MP में इलेक्शंस है, आपको मालूम ही है। तो इलेक्शन से पहले कई बार क्या होता है, इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं। ये रेड चल रही है, उसके बावजूद भी कल शेयर ऊपर बंद हुआ 1.5%, और जिस दिन ये पहली बार खबर आई थी उस दिन भी ज़रा डिगा नहीं था। तो क्या इसको मैं एक रूटीन एक्सरसाइज मान के चलूँ? क्या ये ख़त्म हो चुके हैं? कहीं ये शेयर ऐसा तो नहीं है कि एक साइडवेज हो उसके बाद फिर से तेज़ी से चल जाए? एक का ये काम हम ज़रा सोनी से करवाते हैं, पता करवा के। सोनी ज़रा सोम डिस्टिलरीज को चेक करो, देखो खबर नेगेटिव है। और मेरे को ऐसा लगता है कोई भी जो स्टेट ऐसी होगी जहाँ पर इलेक्शंस होनी है, वहाँ की स्पेसिफिक कंपनीज़ को लेकर इंक्वायरी और जाँच होती ही है। और ये तो लीकर की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ की है। तो आप ज़रा देख के बताइए, प्राइस में कुछ दिक्कत तो नहीं दिख रही ना चार्ट्स और प्राइस में? जी, सोम डिस्टिलरीज चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। कल का जो इसका कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, बट वो इट इज अ फॉलो अप फ्रॉम अ सेलिंग कैंडल जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था डे बिफोर येस्टरडे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आपको नजर आ सकता है अप टू लेवल्स ऑफ 310, बट 310, 315, 325 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर निकालता है तो ही इसमें शायद बाउंस बैक बन सकता है और रिवर्सल भी नजर कंफर्मेशन आ सकती है। तो 325 के ऊपर आप उसको बाई कर सकते हैं, अच्छे लेवल से आप उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट अभी के लेवल के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल नजर आ रहा है, बिकॉज इसका जो नीचे का सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो जाके 260 पे दिख रहा है, तो काफी काफी नीचे का आ रहा है। सो आप वेट कीजिए, इसको 325 लेवल्स को निकालते हुए उसके ऊपर ही आप इसको बाय कर सकते हैं।
ओके ठीक है, डन। ये सोम डिस्टिलरीज पे रिकमेंडेशन है। एक और लिकर स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसके नंबर्स आए हैं। इसको ना 2-3 हिस्सों में आप चेक किया कीजिएगा जब भी यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर आए। फर्स्ट, प्रॉफिट वगैरह तो ठीक है, वो तो नॉर्मल एक्सरसाइज है, आप प्रॉफिट रेवेन्यू तो चेक करेंगे ही। पहला इसका चेक करना होता है कि इसका प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ कितनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे टिपिकली मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ आई है वॉल्यूम की 3.8%, और जो नॉर्मल वाला पॉपुलर वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है। दूसरा इसका चेक करना चाहिए कि ओवरऑल वॉल्यूम कितनी ग्रोथ है, तो 1% की ग्रोथ है। तीसरा चेक करना चाहिए इसके अंदर मार्जिन्स किस तरह से आ रहे हैं, तो 15 से करीब करीब 16.5 के मार्जिन्स हैं। ये 3 चीज़ें तो बेसिक हैं जो आपको इस लिकर वाली कंपनीज में चेक करनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो अपनी तरफ है वो तो है ही है। एक बार आप इस शेयर को चेक करेंगे, नंबर्स, मार्जिन्स, वॉल्यूम, प्रीमियम सेगमेंट के बेसिस पर ठीक है। सिर्फ जो प्रॉब्लम आया वो नेट प्रॉफिट का है। तो यहाँ से फंडामेंटल पर तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट ओवरऑल टेक्निकली मुझे स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है। कल के दिन में हम देखे तो एक ब्रेकआउट डेफिनेटली आया था, 1100 के लेवल हमने आते हुए ये स्टॉक पर देखे थे, और डबल टॉप जो बॉटम थी, डबल टॉप जो पैटर्न थी उसको ब्रेक करके ये स्टॉक चला है। सो यहाँ से मुझे डेफिनेटली अपसाइड दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो वापिस से हम 1100 के ऊपर जाके अराउंड 1200 तक के ट्रेड के लिए ये स्टॉक को खेल सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है काफी अभी ये जो स्टॉक्स है, जैसे सोम डिस्टिलरीज आपने बोला, मैकडोवेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, तो ये सब रेडिको खैतान में जैसे अपने मूव देखा, तो ये सब स्टॉक्स में मुझे काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है। तो डेफिनेटली मैकडोवेल वुड बी अ गुड बाय। थोड़ा आज के दिन में डीप मिले तो इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट मुझे 1200 तक के लेवल आते हुए ये स्टॉक पर डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, 1200 रुपये तक की चाल दिख सकती है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। टाटा पावर के भी नंबर्स आए थे और नतीजे आए थे थोड़े से मिले जुले, क्योंकि हमने रेवेन्यू में 12% के आसपास का उछाल दिखा है। मार्जिन की बात करें तो बढ़ोतरी वहाँ पर भी है, करीब करीब 12.5 से बढ़कर 19-19.5% के आसपास की मार्जिन से। और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो जंप वहाँ पर बढ़िया है, 250 रुपये के आसपास के भाव हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं चला टाटा पावर, थोड़ा सा स्लो मूवर साबित हुआ है। हालांकि हमने पहले देखा कि 300 रुपये के आसपास तक ये शेयर गया था। मयूरेश जी, नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं टाटा पावर के, और क्या यहां से कुछ पावरफुल मूव्स की उम्मीद करनी चाहिए या फिर सुस्त चाल ही रहेगी इसकी? पावर एज अ सेक्टर हैज डन फिनोमिनली वेल, और टाटा पावर एक अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे सेक्टर के लिए। तो अगर आप देखिए, इवन स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया, एनटीपीसी हैव मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली। पीएफसी, आरईसी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उधर तो एक मूव बहुत एक्सेप्शनल रहा है। इनफैक्ट पावर ट्रांसफार्मर शेयर्स पिछले कई हफ्तों में हैव गिवन अ एक्सेप्शनल रिटर्न एज वेल। तो जो ये पूरी पावर चेन है, जनरेटर से लेके ट्रांसमीटर से लेके ईपीसी प्लेयर्स तक, आई थिंक पूरी वैल्यू चेन ने बहुत अच्छा किया है। और जो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी मान के आ रही है कि अगर इंडिया को रिन्यूएबल्स इंक्रीज करनी है साइड बाय साइड अलोंग विद जो थर्मल जनरेशन है दिस जंक्चर, मुझे लगता है पावर एज अ स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। हैविंग सेड दैट, टाटा पावर के आई थिंक तो 2-3 इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। आई थिंक इनका जो मुंड्रा और मैथॉन का यूनिट है, यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कैसे प्ले आउट होगी। यू आर प्रॉब्ली सीइंग कोल प्राइसेस बीइंग इंक्रीज्ड ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो इसका कितना प्रभाव हो जाता है, क्योंकि पास थ्रू कंप्लीटली अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं मार्जिन को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एज वेल, आई थिंक जो एक ओवरड्यूज थे अलोंग विद द दिल्ली यूनिट, अच्छे खासे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और इसलिए अगर मैं आगे की देखूं, इफ आई लुक इनटू द रिमेनिंग फ्यू क्वार्टर्स, क्योंकि ये क्वार्टर तो निकल गया, मुझे लगता है स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, और जो एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ हाउ दीज डिफरेंट यूनिट्स विल परफॉर्म एंटरप्राइज लेवल पे, स्टैंड अलोन बेसिस पे, वहां पे प्रदर्शन ठीक ठाक रहना चाहिए। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। एक 270-275 शायद एक की रेजिस्टेंस है टाटा पावर के लिए। अगर वो पिवट लेवल्स क्रॉस्ड होते हैं तो हमें लगता है मार्केट्स में इंडिया में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो शायद थोड़ा कंसोलिडेट हो नंबर्स के बाद, बट वंस दीज लेवल्स आर टेकन आउट, आवर टेक इज दैट एक मार्केट वापस ये स्टॉक को देखेगा और शायद रीरेटिंग हो सकती है। देखिए, 275 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है और वहां तक अपने शेयर को जाते हुए दिखा था, वहीं से फिर थोड़ा सा फिसला भी टाटा पावर का, लेकिन निश्चित तौर पर वॉच लिस्ट में आपको इसको रखना है। मझगांव डॉक नंबर्स इसके भी आए थे और नतीजे आए थे स्ट्रांग। आय में 7.5% का, मुनाफे में 56%, मार्जिन 7% से बढ़कर करीब करीब 9.5% के आसपास की, और डिविडेंड देकर भी खुश किया है निवेशकों को मझगांव डॉक ने। सोनी, मझगांव डॉक
क्योंकि हमने लगातार इसमें तेजी देखी है। हालांकि पिछले 2 महीने से अगर बात करें तो दायरे में रहा है, लेकिन अच्छी चीज ये रही कि जो ही ये नीचे आता है वहां पर स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम फिर से दिखता है। किस तरह से आप देख रही हैं शेयर को और क्या करना चाहिए? जी, टेक्निकली अगर हम देखेंगे मज़गांव डॉक तो काफी अच्छा लग रहा है और अगर आज के डे में 2020 लेवल को क्रॉस करता है तो ये डेफिनेटली एक बाय हो जाएगा इंट्राडे बेसिस के लिए। और इसका जो टारगेट रहेगा वो 2100 तक रहेगा। ये पोजिशनल टारगेट रहेगा। इंट्राडे के लिए आप 2060 2080 टारगेट्स भी ले सकते हैं। 2100 टू 2200 उसका एक काफी मीडियम टर्म पोजिशनल टारगेट बन सकता है। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। नीचे का सपोर्ट भी काफी अच्छा है 1960 पे, तो 1960 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं। और टारगेट्स जैसे मैंने बताया इंट्राडे और पोजिशनल के लिए। महेश सर, एक क्वेश्चन मेरे को आपको ना ये एरिस और बायोकॉन की इस डील पे पता करना है। एरिस ने इसका नेफ्रा और डर्मा बिजनेस खरीदा, यानी कि स्किन वाला और किडनी से जुड़ा हुआ बिजनेस वो ले लिया। ये कह रहे हैं कि हमको बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा FY26 के अंदर, जो भी हम एक्विजिशंस कर रहे हैं। आज चल रहा है सर 23-24, ये कह रहे हैं FY26 के अंदर हम आएंगे, यानी 2-2.5 साल लग जाएंगे। अरे दोनों बिजनेस बायोकॉन के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंस रखते थे, और अगर एरिस इनको ले रहा है और ये डील है 366 करोड़ रुपए की, डील का साइज़ बड़ा नहीं है, इससे लग रहा है कि बायोकॉन का डिवीजन ही छोटा ही होगा। वैसे अपने आप में बड़ी चीज़ है, नेफ्रा और डर्मा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 366 करोड़ में अच्छी डील करके आए हैं क्या एरिस वाले? तो डीपी जी मेरे लिए इस बार हाँ सर, आपके लिए बिल्कुल सर। मयूरेश सर, ये आपसे है, एरिस ने डील अच्छी की है क्या 366 करोड़ रुपए में? ये तो आई थिंक जो एक एक्विजिशन है, आई थिंक रीजनेबल है अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू पे देखें, क्योंकि जो हम लाइफस्टाइल डिसीजेस की बात करते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है अर्बन इंडिया सेमी अर्बन इंडिया में, शायद ये सारी डिसीजेस जो है ये लाइमलाइट में आए इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो आई थिंक जो एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज का हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देख रहे हैं, ये डेफिनेटली एक फोकस एरिया रह सकता है। फॉर बायोकॉन आई थिंक दिस इज नॉट सच अ बिग पोर्टफोलियो, क्योंकि बायोकॉन का जो पोर्टफोलियो है इट इज मोर फोकस टुवर्ड्स बायोसिमिलर्स, और जितनी भी इनकी R&D चल रही है वो बायोसिमिलर्स की एक ट्रैक्शन को बढ़ाने में है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया एज वेल अक्रॉस द ग्लोब। तो मुझे लगता है आई थिंक बायोकॉन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट पे, बट एरिस के लिए आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो स्विच चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली आई थिंक ये बैक एंडेड है इन द सेंस इट विल स्टार्ट accruing फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ FY25, बट कहीं ना कहीं आई थिंक द एक्विजिशन इज एट अ गुड वैल्यू एंड स्ट्रीट शुड रिकॉग्नाइज। ओके ठीक है, डील भी हो गई, इसके बारे में आपको मयूरेश ने बता भी दिया। भसीन जी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फटाफट से एक काम करते हैं, भसीन जी को भी कनेक्ट कर लेते हैं, और हमारे साथ जतिन केडिया में है। जतिन से जरा टीटागढ़ रेल के बारे में पता कर लेता हूँ। जतिन, ये 700 करोड़ रुपए का QIP से पैसा जुटाने वाले हैं टीटागढ़ रेल, जरा टेक्निकली चेक करोगे आप? देखिए ये दायरे में रहा है टीटागढ़ रेलवे की। अगर जो मैं बात करूँ 700 से लेके 850 के रेंज में रहा है पिछले 5 से 6 हफ्तों में। मेरे को लगता है कि ये जो मच नीडेड एक रेलवे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, मेरे को लगता है ये बेस बना रहा है। ऊपर में मेरे को लगता है कि ये 930 से लेकर 940 तक का एक स्तर वो छू सकता है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसके लिए कोई भी डिप आए अराउंड 750 740 के आसपास, अगर जो डिप आए तो वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही यूज करनी चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। ओके ठीक है, अब हम अपना भी और आपका भी दोनों का इंतज़ार ख़त्म करते हैं और संजीव भसीन का करते हैं वेलकम। उनसे जानते हैं दिवाली वाले उनके शानदार मुस्कुराते हुए शेयर्स, और अब बहुत अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। आइए करते हैं उनका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और है। जब आप बोलते हैं ना, ऐसे गर्ज के बोलते हैं ना, सामने वाला आदमी, कई बार तो सोया हुआ आदमी उठ जाए कि हाँ भसीन जी बोल रहे हैं, सुनो फिर सो जाओ भले। मतलब आपका कॉन्फिडेंस गजब का है, जबरदस्त।
सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके एक एक शेयर में को याद है सर, आपने रिलायंस, ICICI बताया, आपने देवयानी बताया, आपने ऑटो कंपनीज बताई, आपने कुछ जैसे कि BL कश्यप बताया, ऐसे सारे शेयर्स में को याद है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है। सर आप अपने शेयर्स आज और फिर से बताइए दिवाली वाले। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी और अभिषेक को भी। तो पॉजिटिव तो होना पड़ेगा अगर इंडिया में हो और इंडिया की इकोनॉमी में बिलीव करते हो। हाँ, ये भी बता दूं, कल आपको 2 पिक्स जो दिवाली की दी थी, RBL और अशोक लीलैंड, कल फ्लैट मार्केट में 4% अप थे। तो ये लेके चलना, कुछ इतिहास होता है, कुछ अनुभव भी होता है। आज आप कहो तो दोनों दिवाली की पिक्स दूं और 2 ट्रेडिंग पिक्स दूं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। हाँ सर, पहले दिवाली वाली बता दो, फिर ट्रेडिंग पिक्स में बाद में लूंगा। पहले जरा दिवाली वाली नोट करवा दो। टॉप पिक है जी आइडिया। मैंने बहुत बारी कहा 11-12 रुपए में, 10-11 रुपए में मैं बहुत जोर से कह रहा था। मैं अभी भी कह रहा हूँ आइडिया यहाँ से दुगना हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। 4 चीजें स्टैंड आउट करती है। 1, 33% डेट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी फॉर गवर्नमेंट। 2, दे हैव नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी बैंक लोन। 3, आज आपने देखा है कि 1800 करोड़ का ITR रूलिंग को गवर्नमेंट ने वापस कह दिया, कोर्ट ने, कि विद इन 1 मंथ वो इंटरेस्ट के साथ वापस होएगा। तो छोटी छोटी चीजें ऐड अप कर रही है। देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, और कोई दो राय नहीं, ये शेयर आपको 25 रुपए का भाव दिखा देगा अगली दिवाली तक, उससे शायद पहले ही। इसमें ARPU बढ़ने लगे हैं, इसके सब्सक्राइबर बेस घटने लगा है। तो मेरा दिवाली पिक आइडिया है। दूसरा है टाटा पावर। टाटा पावर के नंबर सबसे शानदार थे। 16 क्वार्टर हो गए इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में, और इस क्वार्टर के मार्जिन हाईएस्ट थे। इसमें 2 चीजें हैं। एक, उन्होंने ओडिशा का डिस्कॉम लास्ट ईयर लिया था, जो अभी भी थोड़ा लॉस में है। सो प्रोवाइडिंग फॉर दैट, स्टिल द नंबर्स आर स्टैंड आउट। और दूसरा है द EV एडिशन। हर क्वार्टर वो EV के चार्जिंग स्टेशन ऐड कर रहे हैं। इस बार ही टाटा पावर 350 का भाव दिखाएगा अगली दिवाली। ये शेयर रुकने वाला नहीं है। तो ये आइडिया और टाटा पावर दोनों आपकी दिवाली को, एक तो आपको फोन में आपको मिलेंगे, और साथ में आपको कॉल्स और लाइट अप योर दिवाली विद टाटा पावर। वसीम साहब नमस्कार। दिवाली धमाका ऑफर हम कहेंगे, बल्कि वोडाफोन आइडिया और टाटा पावर, मतलब पावर इसमें जुड़ा है और पावरफुल आपको यहां से रिटर्न देने की ये क्षमता रखता है ये शेयर। ये तो होगी दिवाली के लिए। वसीम साहब, आज के लिए अगर हम बात करें तो आपका कन्विक्शन कहां पर है? तो आज मैं जाऊंगा जी लुपिन के साथ। एज ए डिस्क्लोजर, लुपिन हमारे पोर्टफोलियो में है, मेरे पर्सनल होल्डिंग में भी है। बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस थी, रिजल्ट्स आज बहुत शानदार आए हैं। 1200-1210 में लीजिए, 1275 का टारगेट है, 1155 रुपए का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है मेरे लिए अंबुजा सीमेंट। आई थिंक अंबुजा नंबर्स आर वेरी स्मार्ट। थोड़ी रैली के बाद शेयर वहीं फ्लैट आ गया। 420 में लेने की चेष्टा कीजिए। 408 रुपए, 412 रुपए का स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है 440 और 445 ये लेवल आपको दिवाली तक दिख जाने चाहिए अंबुजा में। ठीक है, बढ़िया सर। ये 2 बेहतरीन और शेयर आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपको धनतेरस के साथ साथ दिवाली की फिर से एक बार अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए इस शो को आगे बढ़ाएंगे। अब प्री ओपन की शुरुआत भी हो गई है। प्री ओपन के टेक्स्ट आ जाएंगे आपके स्क्रीन पर। 19,475। अभी इसको देखते हैं, अभी इसको ज़्यादा लेकर उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ और ज़रा नतीजों को ज़रा खंगालते हैं, समझते हैं। पीडीलाइट के नंबर्स आए थे, और वो नंबर्स आए थे अनुमान के मुताबिक। आय में 2% का उछाल है, लेकिन मुनाफा इनका ठीक ठाक बढ़ा, 36% की ग्रोथ वहाँ पर है, और मार्जिन भी एक्सपेंड किया है अनुमान के मुताबिक। हालांकि एक चीज़ है जिसको लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी लेंडिंग कारोबार में भी उतर गई है। तो मयूरेश जी, इस कदम को किस तरह से आप देख रहे हैं? थोड़ा सा अपने कोर कारोबार से हटके कुछ एक्सप्लोर करना चाह रही है कंपनी। नतीजे तो ठीक ठाक लग रहे हैं। ये नतीजे काफी बेहतर है। इनफैक्ट जो कमेंट्री भी थी वो काफी बेहतर है कि रूरल सेमी अर्बन इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, और जिनका जो कोर रॉ मटेरियल होता है, वैम जिसे हम कहते हैं, विनाइल एसीटल मोनोमर, इसके प्राइसेस अच्छे खासे सबड्यूड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े बड़े हैं, लेकिन जो डीस्टॉकिंग का एक सिलसिला हम देख रहे हैं चाइना में, एशिया पैसिफिक में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, अलॉन्ग विद कैपेसिटीज, मुझे लगता है वैम प्राइसेस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की चेष्टा नहीं है, विच मीन्स मार्जिन शुड गेट मेंटेन बिटवीन 22 एंड 24%। जो इनका ग्रोथ पोर्टफोलियो है, स्पेसिफिकली नए प्रोडक्ट्स जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अलॉन्ग विद पेंट्स जो इन्होंने किए हैं, आई थिंक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स शुड आल्सो स्टार्ट एडिंग आउट टू द मार्जिन प्रोफाइल एज वेल।
बैलेंस शीट पे डेट बिल्कुल नहीं है। जहां तक लेंडिंग कारोबार का सवाल रहा है, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड इट एंड आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, जो इनका डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, यहाँ पे वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इनको देने की चेष्टा कर रहे हैं, विच प्रोबेबली मीन्स आज इनके जो रिटेलर्स हैं, आज इनके जो डीलर्स हैं, आज इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको अगर कभी वर्किंग कैपिटल साइकिल में दिक्कतें आती है, तो पिडिलाइट कैन प्रोबेबली डू दैट। एंड ऑब्वियसली आई थिंक कुछ एक बैक एंड एक रीजनिंग होगी कि जितना वो लैंड कर रहे हैं उसका अगर इन्वेंट्री के साथ अगर तुलना करे और सम अदर मेट्रिक्स दैट प्रोबब्ली बैलेंसेस आउट द लेंडिंग दैट दे हैव गॉट, और जो रिलेशनशिप्स है वो टीयर के हिसाब से कितनी एलटीवी देते हैं बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द रिलेशनशिप, मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, क्योंकि खुद के नेटवर्क के लिए अगर वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाते हैं तो दैट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस इवन मोर। तो आई थिंक रिजल्ट शानदार है। My interpretation is on the lending business that it will be an internal purpose. ये कोई mass lending में जा नहीं रहे हो। I might be completely wrong on this. And अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि it's a very positive step going forward. तो अगर ये सब रहता है तो नतीजों के साथ साथ स्टॉक में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। राइट, ठीक है। सो ये जो इनका फोरे है लेंडिंग बिजनेस में, उससे देखकर वॉच आउट करना होगा कि वो किस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि लेंडिंग बिजनेस और वो भी जितने भी अब अनसिक्योर्ड लेंडिंग बिजनेसेस में है वो भी कहीं ना कहीं अपनी बुक को लेंडिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं, और कई सारी कंपनीज हैं जो अपने लेंडिंग बिजनेस में भी रेशो ओवर होलसेल एंड रिटेल उस पर भी खास काम कर रही हैं। ठीक है मयूरेश, आपके साथ चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक बात शरद के साथ अब आज के नवरत्न शेयर समझ लेते हैं। वो सारे शेयर जो शरद पिक करके लाए हैं आउट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स ऑफ अर्निंग्स, कहाँ अच्छी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स हैं, और साथ ही डीलिंग रूम की गपशप कहाँ है, खबर कहाँ करना है, ये सब बताएंगे शरद। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा पिडिलाइट। ऑफ कोर्स नंबर्स तो अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी अच्छी आई है, और कंपनी जो है फोरे कर रहे हैं लेंडिंग स्पेस में। अब हमने जो है थोड़ी डेटा चेक किया और पता चला कि ये जो पूरी जो लेंडिंग साइज़ होने वाली है ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 100 करोड़ जो है टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अगले 2 साल में कंपनी करेंगी, और एक प्रमोटर कंपनी की ही जो NBFC आर्म है उसको वो एक्चुअली एक्वायर करने वाली हैं। अब देखा जाए तो सेंटिमेंटली नेगेटिव देखने मिल सकता है स्टॉक का रिएक्शन, लेकिन जो साइज़ है ये बहुत कम है, सिर्फ 2% एबिटा लेवल्स जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा लुपिन। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स Q2 नंबर्स में आए, और अगर आप US मार्केट्स के सेल्स के बारे में बात करें तो वो अबव एक्सपेक्टेशंस देखने मिला, तो पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। तीसरा स्टॉक रहने वाला यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स आए हैं और मार्जिन एक्सपेंशन भी लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का हुआ है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ तो 1% था, लेकिन जो उनके प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट 3.8% का जो है वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। चौथा स्टॉक जो रहेगा फोकस में वो है एरिस लाइफ साइंसेस। कल मार्केट आवर्स में नंबर्स आए थे, लार्जली इनलाइन थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है आपके बाइकन बायोलॉजिक्स की, आपके न्यूरॉन आर्म और जो स्किन केयर आर्म है उसको 366 करोड़ में लिया गया है, और जो आगे जाते हुए एक्विजिशंस में जो कहा गया है FY26 में जो है ये वैल्यू एक्रेटिव हो जाएगा, मैनेजमेंट ने कहा है, और जो करंट ईयर है इस बिजनेस का लगभग एबिटा मार्जिन 20% का, और अगले साल जो ये बढ़ के 30% हो सकता है। पांचवा स्टॉक रहेगा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, यानी कि पहले जो उसको टीटागढ़ वैगन्स कहते थे, और यहाँ पे उनके QIP रेज जो है लगभग 700 करोड़ की हो सकती है, और ये बोर्ड की अप्रूवल भी आ गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जहाँ पे एक कमेटी बनी है जहाँ पे वो स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्रिएशन जो है उनके शिप बिल्डिंग बिजनेस में कैसे आ सकता है उसको लेके जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आया है। इसके अलावा बात करें रामकृष्णा फॉर्जिंग्स की, तो यहाँ पे भी QIP इशू रेज है, बोर्ड की अप्रूवल आई है 1000 करोड़ की QIP की, और जिसकी फ्लोर प्राइस रखा है वो 644 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, एंड ऑफकोर्स 5% का डिस्काउंट जो है सेबी रूल से इस पर एप्लीकेबल हो सकता है। सातवां स्टॉक रहेगा PI इंडस्ट्रीज। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और अगर इनके एग्रोकेमिकल पेयर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स लार्जली थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे, लेकिन यहाँ पे जो है एक टाइप से आउट परफॉर्म किया है अपने पेयर्स को, और इनके जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस है उसमें स्ट्रेंथ देखने मिली है, और मार्जिन्स में भी देखें तो एक्सपेंशन आई है लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का, और मार्जिन्स 26% पे आया है। तो ये 7 स्टॉक्स तो हो गए। आठवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे फोकस में रहने वाला है प्रेस्टीज एस्टेट्स। सिटी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाय रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस बढ़ाया है
वो एक बड़ी चीज़ है। वो ऑलमोस्ट 693 से बढ़ा के 982 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स अर्निंग्स में तो एक अच्छी मोमेंटम आई थी और हमने स्टॉक प्राइस में भी देखा था, लेकिन याद रखिए जो नेट डेट है वो लेवल्स इंक्रीज़ हुए हैं और कैश फ्लो कंसर्न्स लेकिन हालांकि अभी थोड़े से आ सकते हैं। और अभी भी जो स्केलिंग अप हो रही है प्रेस्टीज की, स्पेशली जो है नॉन सदर्न मार्केट्स में, उसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ये आपका 8वां स्टॉक हुआ। और जो आखिरी स्टॉक है, 9th स्टॉक जो फोकस में रहेगा, जो हमारी जो बातचीत हुई है, जो खबर है, वो है CCL प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे जो है बड़ी इंक्वायरीज देखने मिल रही है, स्पेशली इंटरनेशनल बायर्स को लेके, उनके खुद के जो कॉन्टिनेंटल ब्रांड उसको लेके, यानी कि आगे जाते हुए कंपनी ग्लोबल हो सकती है और अपने कॉन्टिनेंटल ब्रांड को, जो रिटेल ब्रांड है, हाई मार्जिन ब्रांड है, उसको जो है जो ग्लोबली जो है उसको पेशकश कर सकती है। और हमने जो था लास्ट मंथ भी कहा था कि इंक्वायरीज जो है वर्ल्ड कॉफ़ी कांग्रेस जो बेंगलुरु में हुई थी, वहाँ पे भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली थी फॉरेन बायर्स से। तो CCL प्रोडक्ट्स को भी जो है अपने रडार में रखिएगा। राइट, ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे स्टॉक्स रडार पर रखेंगे जो आपने बताया। CCL प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। चलिए इनमें से पॉसिबल ट्रेड ढूंढेंगे, लेकिन एक बार पैनल पर कुछ और जो नए गेस्ट जुड़े हैं उनको वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ कुश बोरा भी हैं और कपिल शाह भी हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। क्विकली पहले कपिल के पास जाते हैं। क्विकली कपिल बताएं आज के आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सबसे पहला मेरा टेक्निकल पिक रहेगा डालमिया भारत पे, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में पिछले 1-2 दिन से हमें कुछ मोमेंटम देखने मिली हुई है और डाल भारत एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था, लेकिन उसके अंडर परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गया है और हमें एक फॉलोड बाय कुछ एक ब्रेकआउट भी देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2124 के लेवल पे एक बाय का व्यू बनता है, 2060 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 2300 के हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा स्टॉक एक शॉर्ट की यहाँ पे रहेगा, क्रॉम्पटन है। कीपिंग द थिंग्स इन माइंड के दिवाली फेस्टिवल का सीजन है और क्रॉम्पटन एक हाउस होल्ड कंपनी है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली कुछ मुझे वीकनेस यहाँ पे देखने मिल रही है। क्रॉम्पटन 282 पे चल रहा है, काफी अंडर परफॉर्म रहा है और कल के दिन में भी हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने मिली थी। तो 282 पे शॉर्ट है, 290 का स्टॉप लॉस है और नीचे में टारगेट 266 के हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। दो कॉल्स कपिल की तरफ से, कुश से भी बात करते हैं। मॉर्निंग कुश, बताएं आपके आज के आइडियाज क्या है? यहाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, हमारे जो दो पिक्स हैं आज के, वो हैं मारुति और भारत वायर। देखिए, मारुति अच्छे नंबर्स के बाद जो ड्रॉप देखने मिला है इसमें, उसने फिर से इसको अपने कंसोलिडेशन जोन में प्लेस कर दिया है, व्हिच इज 10,200 टू 10,500। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, गेटिंग रेडी फॉर इट्स नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। तो 10,600 और 10,900 के टारगेट्स के लिए मारुति बाय कर सकते हैं। 10,000 के करीब स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है, दैट इज भारत वायर्स। एक अच्छे रनअप के बाद 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से रिबाउंड बता रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग मिली है हमें 2 से 3 सेशंस की। तो 280 और 288 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए बाय करें। 265 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। कुश की तरफ से 2 शेयर हैं, मारुति और भारत वायर्स, और कपिल कह रहे हैं कि डालमिया भारत प्लस करें। ये सोनी ने भी आज ट्रेड दिया है डालमिया भारत को प्लस करने का, तो दोनों का तो एक कंबाइंड ट्रेड हो गया। और इकलौता अभी तक जितने भी एनालिस्ट आए, इकलौता ऐसा शेयर जिसको शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन आई है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। एक बार ज़रा स्क्रीन पे उसके चार्ट भी दिखा दीजिए। इकलौता वही ऐसा शेयर है जहां पर आप एक सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर ने आपको बाय की रिकमेंडेशन दी हुई है। लेवल्स ना फ्रीज़ हो गए हैं। मैं एक बार आपको एक काम कर सकता हूँ ना, निफ्टी के लेवल्स आपको दिखाता हूँ और उससे जुड़े हुए कुछ शेयर्स हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे तेज़ है। आज ना निफ्टी सिर्फ 12-13 पॉइंट ऊपर खुलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। और हाँ, ये 13-14 पॉइंट ऊपर खुलने जा रहा है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं खुलेगा। और मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल डल सेशन रहेगा इंडाइसिस के तौर पर। इंडाइसिस में तो आप पैसा बनेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। और ऑप्शंस वाले तो कृपा करके सावधान रहें। आज ना बढ़ने वाले शेयर्स की अगर मैं सूची चेक करूँ ना, एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो 1% से ऊपर खुल रहा हो। सबसे ज़्यादा ऊपर खुल रहा है अदानी पोर्ट्स, वो करीब 0.25%, जहाँ पर खबर भी थी, हमने आपको बाकायदा वहाँ अदानी पोर्ट्स की कोलंबो से कवरेज भी दिखाया। अजय शर्मा वहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके अलावा दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल, जिसके नंबर्स आने हैं। एक काम करें, अभी मार्केट खुल रहा है तो अपोलो हॉस्पिटल्स के ना हमने एक प्रीव्यू बना रखा है नंबर्स का। एक बार ज़रा वो दिखा सकते हैं कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के। एक बार ज़रा वो दिखाइए। तो ये 5148 के आसपास आज की ओपनिंग कर रहा है, 37 रुपये ऊपर है। अभी वो आपकी स्क्रीन पर आ गया। यस, ये मुनाफा इसका करीब 12% बढ़कर आ रहा है, आय करीब 11% के आसपास है। और इसमें अगर मार्जिन्स भी होंगे तो वो भी प्लेट भी फायर कर दीजिए।
यस, इसमें मार्जिन्स स्लाइटली डाउन होंगे, आएंगे करीब 1% के आसपास, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पे जिसको हम एबिटा कहते हैं, ऑपरेशन प्रॉफिट्स भी कह सकते हो आप, वो करीब करीब सेम ही रहेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो नंबर्स इन लाइन टू स्लाइटली पॉजिटिव दिख रहे हैं सिर्फ मार्जिन्स को छोड़कर। और हॉस्पिटल वाली कंपनीज के मार्जिन समझ में नहीं आते बॉस, कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों घट रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं। खैर, विश्वमोहन को अपने साथ जोड़ लेते हैं। बाजार खुलने से पहले जरा कमोडिटी का चेक भी ले लेते हैं, उनकी रीडिंग क्या है कमोडिटीज़ को लेकर। विश्वमोहन, जरा बताएं आप। देखिए डिम्पी, आज बहुत ही कमजोर शुरुआत हुई है। कल भी हमने देखा था काफी गिरावट देखी थी। लगातार 3 दिनों से सोने चांदी में गिरावट है और अब 59,900 रुपए के भी नीचे सोना आ चुका है। शुरुआती कारोबार में करीब 130 रुपए नीचे है और चांदी की गिरावट और ज्यादा है, करीब 770 रुपए की कमजोरी यहां दिख रही है। 1% से ज्यादा की कमजोरी चांदी में दिख रही है। कच्चा तेल कल की करीब 2.5 से 3% के आसपास की कमजोरी थी। उस गिरावट के बाद हल्की तेजी, हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है 6,300 के आसपास। नेचुरल गैस में 1.5% की आज तेजी है। बेस मेटल्स की चाल अगर आप देखें तो दायरे में कारोबार हो रहा है। शुरुआती कारोबार में, शुरुआत में हालांकि बेस मेटल्स में दायरे में कारोबार होता है, दिन के दौरान ये एक्शन बढ़ता है। हल्की कमजोरी कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड में शुरुआती कारोबार में दिख रहा है। लेकिन आज के दिन के लिए आपको करना क्या है, तो तीनों ही सेल कॉल है, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड। लग रहा है मोतीलाल ओसवाल को कि यहां से और भी गिरावट आ सकती है, तो ब्रोकरेज हाउसेस की 3 कॉल्स 59,900 के आसपास सोना आ सकता है। लेकिन आपको जो बेचने का जो लेवल दिया गया है ऊपर का है 60,250 पे। करंट लेवल पे मत बेचे, ये लेवल टारगेट के आसपास ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ऊपर बेचना है। चांदी भी बेचनी है, चांदी भी नीचे की तरफ आ सकती है, 70,000 के नीचे भी चांदी फिसल सकती है। और क्रूड की अगर बात करें तो कच्चे तेल में भी बिकवाली की सलाह है, तो ये लगातार बिकवाली की सलाह गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों ही काउंटर में आ रही है। लेकिन जाते जाते आपको हाजिर का भाव भी बता देते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, क्या भाव अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो 24 कैरेट का जो भाव है वो है 60,540 का, 22 कैरेट का 55,455 का और 18 कैरेट 45,405 का। और इसके ऊपर से आपको 3% का जीएसटी अलग देना पड़ेगा। ठीक है, 3% का जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। ये जो 22 कैरेट में और 18 कैरेट में ज़्यादातर ज्वेलरी बनती है। 24 कैरेट के तो टिपिकली लोग कॉइन्स और बिस्किट लेके रख लेते हैं और उसकी ज्वेलरी बनाना भी मुश्किल होता है। कहते हैं प्योर गोल्ड होता है तो ज्वेलरी बनती नहीं है। तो 22 कैरेट और 18 कैरेट में करीब करीब 25 से 30% का अलग अलॉयज़ होते हैं जो कि गोल्ड के इतर होते हैं। और 22 कैरेट में करीब करीब 85% गोल्ड होता है और 15 से % के आसपास दूसरे अलॉयज़ होते हैं। तो इसके रेट ज़रा नोट कीजिए। अगर आप जा रहे हैं ना अपने ज्वेलर के पास, फ़ोटो खींच के लेके जाइए कि ये रेट है, इसके ऊपर आप 3% की जीएसटी लगाओ। अब बताओ कितने का पड़ेगा हार, नेकलेस, अंगूठी, वटेवर जो भी आप लेना चाहते हैं। खैर, मार्केट भी ओपन हो रहा है। इस बीच फटाफट से ओपनिंग के ट्रेड चेक करवा लेते हैं। निफ्टी के अंदर करीब 13 पॉइंट की आज ओपनिंग आपको मिलेगी। आज बढ़ने वाले शेयर्स में जो मैं नेक्स्ट 50 चेक कर रहा हूँ ना, ऑलरेडी मैंने आपको निफ्टी के शेयर्स बता रखे हैं, उसमें भी कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा। ABB, अदानी ग्रीन्स, अदानी विल्मर, थोड़े अदानी के शेयर्स आज एक्टिव हैं। आपको शायद थोड़ा स्विंग ट्रेड मिल जाए। इसके अलावा PI इंडस्ट्रीज़ नाम की कंपनी है। IOC भी आज सेकेंड डे है, थोड़ा सा चलेगा, आज करीब 0.5%। एक्चुअली IOC, HPCL और BPCL अपना इस हफ्ते का रिटर्न या दिवाली से पहले वाला गिफ्ट लोगों तक पहुंचा चुके हैं। अब जो बचे हुए लोग रह गए उन तक छोटा छोटा गिफ्ट और पहुंचेगा। बड़ा गिफ्ट तक पहुंच चुका है IOC, BPCL, HPCL की तरफ से, ऐसा लग रहा है हाँ देख के। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप नेक्स्ट 50 में जाके कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको वेल्सपन कॉर्प सबसे ज़्यादा बढ़कर एरिस की डील लोगों को समझ में आ रही है, ये करीब 4% ऊपर है। और MTR टेक करीब 10% सर्किट पे ही खुलेगा। खैर, ओपनिंग करते हैं। शुरुआत में आज देखेंगे एडवांस डिक्लाइन ठीक मिलेगा, 1000 के आसपास का नंबर आना चाहिए और 250 से ज़्यादा शेयर डिक्लाइंस में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे ही नंबर रहते हैं तो बाजार आज साइडवेज आपको दिखाएगा। एक बार देख लेते हैं नंबर्स क्या, मैं भी आपके साथ ही चेक करूंगा। यस, 1200 है और 300 डिक्लाइंस है। कुल मिला के मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल रहने की आज चांसेस दिखाएगा। एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में तो ये बता रहा है मार्केट ने बिल्कुल शांत शुरुआत की है और सिर्फ 10-12 पॉइंट ही आपको ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं इसका सपोर्ट आपको बता देता हूँ, 19,400 वेरी इमीडिएट, 300 और स्विंग वाला और 200-250 पक्के वाला। तो 3 चरणों में इसके स्टॉप लॉसेस है। पहली बार ठीक कब होगा 450 और ठीक होगा 500 के ऊपर आने पर। टिल जब तक आप चाहें अपने छोटे मोटे काम घर के निपटाने हैं आप निपटा के आ जाओ। इंडाइसिस आओगे 2 घंटे बाद आपको वहीं मिलेंगे। बैंक निफ्टी 43,550 के आसपास है। इसका पहला सपोर्ट 43,500 है, दूसरा 300 है
जब तक 300 के नीचे जाएगा नहीं शॉर्ट्स को खोलेगा नहीं, और जब तक 800 के ऊपर आएगा नहीं तेजी शॉर्ट कवरिंग लाएगा नहीं। तो आप अपने हिसाब से आप बैंक निफ्टी को भी देखिएगा, ऑप्शंस में काम करने से बचें। आज फटाफट से चेक कर लेते हैं टॉप काउंटर्स आज के जो गेनर्स बन रहे हैं। अदानी पोर्ट 1% ऊपर, बीपीसीएल करीब 0.25% ऊपर, और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज 0.1% ऊपर, डिविस लैब 0.1% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 0.5% ऊपर, एलएनटी 0.5% ऊपर। तो आप मेरे बोलने से आपको लग गया होगा, मैं बार बार फोकस कर रहा था आधा परसेंट। तो अभी तो ऐसा कोई लीडर नहीं आया सामने जिसके पास परसेंटेज के बहुत ज़बरदस्त हो। हाँ, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर शेयर, मैं बोलूँगा 50-50 समझ लो शुरुआत में, तो आप ऐसे शेयर चल रहे हैं कि 50 में से 30 शेयर बढ़कर और 20 शेयरों में गिरावट होगी। अभी 1300 शेयर आपको एडवांसेस में दिख रहे हैं। 5 मिनट बाद आप इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन को और चेक कर लेना एफएनडो वालों को, उसमें थोड़ी पोजीशनिंग होती है, उसके बाद इसमें ट्रेड बनता है। आ जाते हैं वीक काउंटर्स कौन से हैं। टाटा कंज्यूमर्स, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल, ये कुछ एक वीक काउंटर्स हैं जो आज शुरुआत में मजबूती दिखा रहे हैं। हमने सुबह आपको दो भाइयों की बात बताई थी बैंकिंग के, फर्स्ट एचडीएफसी और दूसरा एसबीआई की। एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। एचडीएफसी बैंक आज भी रूठा हुआ है, वो चल नहीं रहा, आज थोड़ा कमज़ोर है, फिर से 0.5% ऊपर है। एसबीआई भी एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, और वो बार बार एसबीआई इसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मान जाओ, हम दोनों मिलकर बैंक निफ्टी को बहुत तेज़ी से चला सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तक होता हुआ नहीं दिख रहा। कल का जो मेन स्पॉट था जो खराब कर रहा था बैंक निफ्टी को, वो कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, वो आज भी लाल निशान में आपको शुरुआत में दिख रहा होगा। अब जरा हीट मैप भी आप स्क्रीन पर लेके आइए, उसके बाद फिर अभिषेक आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे, और फिर मेहमानों से हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि अब मेहमानों का भी मुश्किल होगा ट्रेड देना, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी काबिलियत है कि वो फटाफट से आपको ओपनिंग के ट्रेड दे देंगे। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। ऑल मार्केटिंग की कंपनी बीपीसीएल करीब 1.5% ऊपर, एम&एम 1.25% ऊपर, अदानी पोर्ट 0.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 0.5% ऊपर। नीचे में भी आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर्स, एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा, ये कुछ वैसे ही शेयर्स आपको चलते दिख रहे हैं। निफ्टी 25 पॉइंट नीचे है। प्रियंका के पास चलते हैं। कैप में क्लियरली देखिए जिन स्पेसेस में तेजी है, एक तो जहां नंबर्स अच्छे आए हैं वहां पर आपको मूव दिख रही है, और क्लियरली रियल एस्टेट पैक जो कि, और मिड कैप और स्मॉल कैप, पहले 5 टॉप काउंटर्स में आप रियल एस्टेट के काउंटर्स ही देखेंगे। ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज और ब्रिगेड, जबरदस्त तेजी इनमें बनी हुई है। ऑलरेडी रियल एस्टेट अच्छी खासी मूव के साथ चल भी रहा है। दूसरे कुछ काउंटर्स में पीएफसी, आरईसी दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ है। पीएफसी के नंबर्स भी हैं, वहां पर भी नजर रखनी होगी। और अब क्योंकि फार्मास के स्पेस के कई सारे काउंटर्स जो चलना शुरू हो गए हैं, अल्कम जैसे स्टॉक्स पर एक नजर रखते हैं। 1.5% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। और हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक के भी कुछ काउंटर्स हैं जो आपको ऊपर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एट द सेम टाइम प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ी सी जो दबाव में दिख रहा है वो रिटेल के काउंटर है, कंजम्पशन लेड काउंटर्स हैं, आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स, वहां पर थोड़ी सी आपको इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ये चले भी हैं स्टॉक्स पहले, लेकिन रियल एस्टेट भी चल रहा था, लेकिन और अब भी इनमें तेजी है। और इनफैक्ट पावर और एनर्जी के कई काउंटर्स हैं। पीएफसी फाइनेंसर है पावर में, आरईसी और साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे काउंटर्स में भी अच्छी मूव देखने को रही है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी, और जहां नंबर्स का अच्छा एक इम्पैक्ट आया, लुपिन हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी 1% की तेजी है, लेकिन नंबर्स अच्छे आए हैं। और जिस तरह से फार्मा काउंटर्स चल रहे हैं, तो इन स्पेसेस को नजर रखनी होगी। ओवर टू यू अभिषेक। ठीक है, तो ये बाजार का पूरा चेक, लार्ज कैप, मिड कैप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं, क्योंकि 19,400 के आसपास बेस बना के निफ्टी खड़ा है। कल भी हमने इसी तरह के सिमिलर एक चाल देखी थी, रेंज का ही बाजार था। शुरुआत करेंगे कुश के साथ। कुश, बताइए अपने ओपनिंग ट्रेड्स। तो अभिषेक देखिए, पहले तो ये बता दूं कि अगर 19,500 550 का जो निफ्टी का कंसोलिडेशन जोन है, अगर ये ब्रेक होता है आने वाले कुछ दिनों में, तो यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। तो मेरी नजर रहेगी फिलहाल 19,500 550 के जोन पे, बायस पॉजिटिव है। सो इस हिसाब से मेरा जो ट्रेड है वो लॉन्ग साइड पे ही रहेगा। मजगांव डॉक, ये स्टॉक अच्छा खासा बेस बना के अब एक रिवाइवल अटेम्प्ट कर रहा है। कुछ टेक्निकल सेटअप्स हैं जो हम ट्रैक करते हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो तेजी है इसमें और बढ़ सकती है। सो ऑन दी अपसाइड हमें पोजिशनली अगर देखें तो यहाँ पे 2300 तक के लेवल्स दिखते हैं। बट अगर नियर टर्म के हिसाब से आप कोई ट्रेड लेना चाहें तो 2120 एंड 2180 के जो टारगेट्स हैं, इनके लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 1990 के आसपास रहेगा। सो मजगांव डॉक ये हमारा ओपनिंग ट्रेड होगा।
स्टॉक नतीजे अच्छे आए थे और डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तेजी हम देख भी रहे हैं, फिर से 2000 रुपए के ऊपर जाकर अब ये टिकने की कोशिश कर रहा है, ये खुश की तरफ से। सोनी, आपके रडार पर क्या है, कहां पर नजर गई है आपकी? जी, आज मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा चंबल फर्टिलाइजर में 300 के ऊपर ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग के साथ नजर आ रहा है, यानी कि वो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। सो 296 के स्टॉप लॉस के साथ चंबल फर्टिलाइजर बाय करे 320 टारगेट्स के लिए। चंबल फर्टिलाइजर आज डिम्पी के भी 2 स्टॉक्स में से एक स्टॉक ये था और डिम्पी ने भी आपको क्लियरली बोला था कि 315 रुपए तक जाने का इसमें पोटेंशियल है और अब ये हमारे एक्सपर्ट्स का भी कन्विक्शन इस पर आता हुआ 320 के टारगेट हैं सोनी की तरफ से। तो ये 2 शेयर हो गए हमारे। कपिल, आपके पास अब आएंगे, बताइए आपकी नजर कहाँ गई है, कहाँ पर मौके दिख रहे हैं आपको? जी, मार्केट अभी 24 पॉइंट से नीचे है, 19,420 का लेवल चल रहा है। मेरा मार्केट में शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा जब तक मार्केट 19,370 के ऊपर चल रहा है। और इसके साथ में जो स्टॉक स्पेसिफिक देते हैं तो रियलिटी स्पेस में मोमेंटम काफी अच्छी है। 1-2 दिन के रिट्रेसमेंट के बाद में आज फिर से हमें को फॉलोअप बाइंग देखने मिल रहा है, तो वहां पे मेरा गोदरेज प्रॉपर्टी पे एक बाय का व्यू बनता है। 1806 के लेवल पे चल रहा है, तो 1770 के लेवल के यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में खाना में स्टॉक में 1 से 2 दिन में 1850 तक के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बढ़िया स्टॉक, दमखम वाला, 2% ऊपर शुरुआत भी हुई है और रियल एस्टेट में हमने देखा था कि लगातार तेजी थी, बीच में 1-2 दिन थोड़ी नरमी वाले रहे लेकिन फिर से मोमेंटम में लौट रहे हैं और पूरा का पूरा माहौल भी हम कह सकते हैं कि साइकिल भी ठीक चल रही है। जय, आखिर में आपसे जानेंगे कहां खरीदारी करें, कहां नजर पड़ी आपकी? तो मेरी नजर अभी अपोलो टायर्स पर है। अपोलो टायर्स में आज के दिन में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। पाइवट लेवल रेजिस्टेंस 2 के वहां पर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, 420 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ से एक मूव बन सकता है। अराउंड 435 तक के लेवल्स मुझे इंट्राडे या कल के दिन में दिख सकते हैं। सो यहाँ से 15 पॉइंट के मूव 1-2 दिन में अपोलो टायर्स पर डेफिनेटली दिख सकेगी और स्ट्रेंथ काफी है, वॉल्यूम काफी है, तो अपोलो टायर्स वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट दिस लेवल। ठीक है, मार्केट ने आज सुबह खुलना थोड़ा सा नीचे गया, 20-25 पॉइंट वापस आ रहा है। आप ट्रस्ट मानिए आज ना बड़ा बोरिंग डे होगा, आज वॉल्यूम भी नहीं होगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कल से कम वॉल्यूम ना हो और भी, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ और शेयर्स भी ढूंढते रहते हैं। चंबल फर्टिलाइजर ऑलरेडी आपको बता भी दिया, डिस्कस भी हो गया। मजगांव डॉक एक इंटरेस्टिंग स्टॉक और निकल के आया सामने। 1-2 कैश के जरा स्टॉक्स और चेक करता हूँ मैं पे, जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि स्विंग अच्छे मिलेंगे। आप स्विंग का बेनिफिट उठाना, लेके मत जाना, भले स्विंग का बेनिफिट उठाओ और निकल जाओ उसमें। एक शेयर और है, उसका नाम है नारायण हृदयालय, NH के नाम से शेयर होगा। वो शेयर करीब चल रहा है 1000 प्लस का। एक बार जरा दिखाएंगे सोनी, जरा इसको चेक करना नारायण हृदयालय को। यस, ये 3% ऊपर आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5% तक आएगा। 2% के लिए आज आ रहा हूँ, सिर्फ इंट्राडे पोजीशंस लूंगा। ले लूँ या फिर लेट हो गया? जी डिम्पी जी, डेफिनेटली आज इंट्राडे के लिए आप ले सकते हैं। 1120 के टारगेट्स रहेंगे। पोजिशनली 1120 के ऊपर क्लोज देता है तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। 1200 प्लस के टारगेट्स के लिए आपको नजर आ सकते हैं। सो आप इसको इंट्राडे बेसिस के लिए ले सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस लगाएं। फॉर इंट्राडे के लिए आप ओनली 1075 का स्टॉप लॉस लगाएं। पोजिशनली अगर किसको लेना हो तो 1050 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके ठीक है, एक और शेयर है एलगी इक्विपमेंट के नाम से, 4% ऊपर है। ये तो खैर कुछ का पेट शेयर है, मेरे को लगता है कुछ ने काफ़ी बार इसको दिया भी था पहले। कुछ एक बार आप ही चेक करेंगे। एलगी इक्विपमेंट 536 के आसपास चल रहा है, 4% ऊपर है। बिल्कुल डिम्पी, काफी बार स्टॉक की चर्चा हम कर चुके हैं। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है, गैप अप है। 515 से 520 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर है, बट मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी एक फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। स्टॉक में अगर आप देखें तो जो ये कंसोलिडेशन था इसका एंड हुआ है, वॉल्यूम्स में मार्जिनल पिकअप है, कुड हैव बीन हायर, तो कन्विक्शन थोड़ा और बढ़ जाता है इसमें। बट जिस तरीके का कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, हमारे हिसाब से यहाँ पे ऊपर में अगर आप देखें तो 555 ये जो लेवल है, दैट शुड एक्ट एज योर फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर निकलते ही 580 का जो लेवल है ये आपके लिए एज अ सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। तो थोड़ा सा पोजिशनल लेके चले, बिकॉज एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। सो यहाँ से अपसाइड जो है ये आपको काफी अच्छी मिल सकती है। अब जो इसका रेजिस्टेंस जोन था 515 का, वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, तो उसको आप लेके चले एज अ स्टॉप लॉस।
कुछ और स्टॉक्स ये भी सप्लाई चेन से, वैल्यू चेन से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। वेल्डिंग और कटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं कंपनी लाइक ईसैब इंडिया और साथ ही एडोर वेल्डिंग। एडोर वेल्डिंग के कल नंबर्स आए थे और सुपर्ब सेट ऑफ नंबर्स आए थे। आज भी आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी सर्ज है और ये स्टॉक काफ़ी वन साइडेड चला भी है। एडोर वेल्डिंग को लेकर आते हैं और ऐसा इसी स्पेस से एक और जो पियर्स हैं उनमें स्टॉक है ईसैब इंडिया, ADOR, एडोर वेल्डिंग। इस स्टॉक को लेकर आते हैं और इस पर एक बार राय समझने की कोशिश करते हैं। कपिल के साथ डिस्कस करते हैं। कपिल, अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने चलाई लगी है, इसमें हमें देखने को मिली है और नंबर्स भी अच्छे आए हैं। नंबर्स के बाद स्टॉक रिएक्ट भी अच्छा कर रहा है। आप यहाँ से इससे कितना पोटेंशियल और अपसाइड का देखते हैं या फिर एक बार के लिए बुक कर लें? प्रियंका जी, बेसिकली मैं एक टेक्निकल सेटअप फॉलो कर रहा हूँ जो कि काफी सिंपल सा फॉलो पर है कि जो स्टॉक काफी बड़े कंसोलिडेशन की पैच के बाद में जब भी कुछ ब्रेकआउट देता है तो उसका एक सब्सटेंशियल हमें अपसाइड मोमेंटम देता है और मल्टीबैगर का भी काफी टाइम वो पोटेंशियल रखता है। तो इस स्टॉक का मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखता हूँ तो ये स्टॉक ने 2006 से लेकर 2021 तक एक कंसोलिडेशन पैच बनाया था। तो मान लीजिए कि इस स्टॉक ने 14 साल का एक कंसोलिडेशन पैच बनाया हुआ है और वहां पे उसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है 500 से लेके ऑलमोस्ट स्टॉक 1500 के लेवल के यहाँ पे आ गया है अभी, लेकिन अभी भी इसका एक पोटेंशियल है। तो मेरे ध्यान से ये बनेगा कि इस स्टॉक में ट्रेडिंग ना करते हुए स्टॉक में जब ये कुछ कूल ऑफ होता है, नीचे में रिट्रेसमेंट आता है तो इसको बाय करें और काफी लंबी अवधि के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। स्टॉक शॉर्ट टर्म में 11-12% चल गया तो मैं इसकी मोमेंटम फिलहाल तो फ्रेश चेस नहीं करूंगा, बट ऑन रिट्रेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑफकोर्स काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक। तो यानी आप कह रहे हैं कि रिट्रेस होने के बाद यहाँ से आप ऐड करें, लेकिन ये स्टॉक पोर्टफोलियो बेट है। ट्रेडिंग की इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कपिल को इन लेवल पे नहीं दिखती क्योंकि काफ़ी चल भी चुका है। नंबर्स के बाद आज 11% चला हुआ है स्टॉक। कुछ और स्टॉक्स को लेकर आते हैं और ये भी पावर एंसिलरी से जुड़े हुए हैं। KEC इंटरनेशनल, इसमें भी बड़ा सर्ज रहा है, लेकिन ये पिछले 3-4-5 दिन से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था, कंसोलिडेशन फेज में था। KEC इंटरनेशनल आज थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। क्या ये मौका एक्यूमुलेशन का होना चाहिए या फिर थोड़े से चार्ट्स वीक ही हैं अभी इसके कुछ? KEC इंटरनेशनल परसिस्ट कर रही है। आज दूसरा या तीसरा दिन है रादर जहां पे स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। तो देयर इज अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी कि यहां से स्टॉक एक टेक्निकल रिबाउंड आपको दिखा सकता है 570 580 के जो जोन्स है यहां तक का। बट इन अ मार्केट लाइक दिस जहां पे आपके पास अच्छे खासे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में चल रहे हों, दिस इज स्टिल अ वेरी कॉन्ट्रेरियन एंड रिस्की बेट टू टेक। तो इसको फिलहाल थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। हालांकि एज आई सेड इट डज मेक अ केस फॉर अ टेक्निकल रिबाउंड बट नॉट समथिंग दैट आई वुड प्ले फॉर। तो इसको हम फिलहाल अवॉइड करके चलते हैं। अगर मान लीजिए यहां से स्लिप होता है सो नेक्स्ट टारगेट जो है इसका 520 to 530 तक का आएगा ऑन द डाउन साइड। सो मेरे हिसाब से फिलहाल इसको अवॉइड करके चलें। एक शेयर है RPP इंफ्रा और उसमें आज सर्किट लग गया शुरुआत में ही 5% का सर्किट होगा। एक बार स्क्रीन पे दिखाएंगे आप। RPP इंफ्रा 81 रुपये का शेयर होगा। आज काफ़ी दिनों के बाद उसमें सर्किट लगा है। लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड में था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सर्किट आज खुलते ही इसमें लग गया। ये बैक टू बैक 3-4 सर्किट लगाने की कैपेसिटी रखता है सोनी, जरा चेक करेंगे आप। मान लो खुले मिल जाए तो प्लस करें क्या इसको? डिम्पी जी, आई थिंक अगर ये दोबारा जब खुलता है तो आप इसको प्लस कर सकते हैं। पोजिशनली मेरे ख्याल से 85 का एक टारगेट नजर आ रहा है, सो आप उसको 85 टारगेट्स के लिए पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये 95 प्लस भी जा सकता है, बट वो थोड़ा लंबा समय के लिए हो सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल के लिए 85 टारगेट्स के साथ आप इसको बाई कर सकते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस लगाए 78। डन। आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टॉक्स तो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन दिवाली पर बाजार को लेकर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने हिलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा से भी खास बातचीत की है। आइए वो एक चंक आपको सुनाते हैं। But you're making me look all the time I want to eat. Which actually coincidence है ये तो. I've been trying to cut down. Healthy है, food is healthy. It's a coincidence. All the 3 shows we've been eating food only. Correct. So what gets? Thank you so much. But that is a big smile, no? That is our attempt to bring smile on your face. I agree with that part. That food brings smile. But it's just that I was trying to cut down the food without cutting down the smiles. I never think like this. Next show, what should we plan on? A gym? Exercise, gym. walking. So Sameer, it's been a good year, and you got far. People have smiles on their face.
and doesn't matter whether you bought a small cap, large cap, or mid cap. Last couple of years, as long as you participated, Correct. you are smiling. Do you think the smile will continue now? I think the smile will continue. Maybe for the small cap guys, the smile might be a little smaller, but in general, it will continue because in the end, people will realize that whatever happens broadly over time, they will do better in equities than they would have done somewhere else. And in absolute, it will still be a good return. So it doesn't literally matter whether you're making 40%. You have to see the alternatives, and against the alternatives, equity has proven to be a great asset class. ये तो theory है ना? नहीं, theory नहीं है, because आपका क्या है कि you have to do regret minimization also. If next year you make 15%, but you say अगर debt में डाले होते 10 होते, that will be also smiling. Then there will be years like this where in small and mid caps you are making much more. But over time, it cannot be like this also all the years. So either you bring down your expectations afterwards, or from today only you imagine that the returns will be good. But this year was exceptional in some sense. Okay. It's a very valid question which is coming from Ajit. And I'll just pop up on his screen so that our viewers can also connect to it. As a retired person, I would like to invest a lump sum amount with SWP for expenses. Should I choose Helios, FlexiCap NFO versus others with a 20-year CAGR over last 10 years? What is the USP? With a 20% CAGR, okay. So now we didn't have a mutual fund before, so it's difficult to say. But you can search on the net and you'll find we also had something in that range, or maybe even better for the last 10 years. But because those guys have it in their mutual fund, maybe one or two of them, but we would be quite good in that. But how to say? But broadly, in a big picture sense, because my track record has been as a fund manager, so that track record is public and you can search on the net, but we can't tell you about our... For somebody who wants to start afresh, this is coming from Amit Nai. Thank you for that question, Amit. What should be the first port of call in terms of a scheme selection? Should one start with FlexiCap, small cap, or simple equity diversified scheme? So so if you're absolutely new to equities, then I think FlexiCap is the best. I think the other funds are more supplements to having first invested in equity and then saying I am, for the X percent, 10%, 15%, I want to take higher risk, higher return, and then you go into different things. But FlexiCap is the diversified, go anywhere kind of fund. So for a completely new investor, I think that would be the best. Our selection of FlexiCap did not happen for that reason. Also, that is one of the reasons. But that is because our history of 27 years has been in broadly a FlexiCap mandate. Although it's not technically called that, because in offshore fund and previously in mutual fund, there was no such categorization. ठीक है, तो एक छोटा सा चंक आप यहाँ पे सुन पा रहे थे, निकुंज टाल में उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बीच में जो लर्निंग्स है वो हमने बाकायदा ग्राफिक्स की फॉर्म में भी लिखी हुई हैं. अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं. खैर एनी हाउ, कुछ एक स्टॉक्स पता कर लेते हैं. IRB इंफ्रा थोड़ा पोजिशनली रखने वाला शेयर है क्या? ये काफ़ी शिद्दत, काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा है. एक काम करते हैं, जय से पता करते हैं. जय, ज़रा IRB इंफ्रा चेक करना तो 35-36 रुपये वाला शेयर. यस, इसको थोड़ा लेके रखें क्या अभी? और ठीक है, जय से बात नहीं हो पाएगी, अभी भी डिस्कनेक्ट हुए हैं. खुश, आप है ना कनेक्टेड? तो एक बार ज़रा आप IRB इंफ्रा के बारे में बताइए फिर. तो डिम्पी देखिए, डायरेक्शन तो इसका बहुत क्लियरली पॉजिटिव है. हालांकि ये है कि पिछले 2 से 3 दिन से ये जो ये 36-36.5 के लेवल्स हैं, इनको क्रॉस करने के लिए थोड़ी मशक्कत कर रहा है. और अगर आप देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी अगर मैं RSI की बात करूं तो थोड़ा सा फ्लैटनिंग आउट होता हुआ नजर आ रहा है और एक नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है. तो दैट इज ऑन द वीकली चार्ट्स. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके चलें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं तो थोड़ा बेटर रहेगा. 32 से 32.5 के जो जोन्स हैं, इसके आसपास अगर आपको मिले तो आपके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये अच्छा हो जाएगा. थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे जो है वो आपको ओवर होती भी नजर आएगी. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, प्रॉफिट बुकिंग कर ले अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो, और फिर से वही 32-50 के आसपास इसको बाय करने के लिए आप फिर से एक पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं. सोनी, एक और शेयर आप जरा चेक करना, आपको भी ठीक लगेगा वो शेयर देख के. वो है सीएट है. ये थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग था, डेली चार्ट्स पे चेक करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा. वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई हो गए थे. अब पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है और ये रेंज का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है. मेरे को लग रहा है कि अपोलो, बालकृष्ण, सीएट एक साथ चलेंगे सब.
पहले अपोलो चल रहा है, बाद में बीकेटी और फिर C8। जी डेफिनेटली अगर मैं देखूं तो C8 अभी भी यहाँ से अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज उसका अगर हम ओपन लो देख लें और जो उसकी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है 20134 और सॉरी 2134 2139। सो आप 2130 जब तक होल्ड करते हैं तो यहाँ से एक एक छोटा रैली यहाँ पे पॉसिबल नजर आ रहा है अप टू लेवल्स ऑफ 2250 2280 लेवल्स। सो उसी स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीद सकते हैं और वो टारगेट आप जब 2250 2280 का एक रेंज आपको नजर आता है वहां पे बुक कर सकते हैं। शायद वहां उस लेवल पे उसको वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, दोबारा उसमें आपको डिप मिलेगा, आप फिर से एंटर कर सकते हैं। पोजिशनली काफी स्ट्रांग है। अगर मैं काफी लॉन्ग पोजिशनल देखूं तो इसमें 2400 के टारगेट्स आ रहे हैं, बट वो काफी मीडियम टर्म पोजिशनल प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई टायर स्टॉक्स की। नंबर्स भी अच्छे आए हैं और ऑफ कोर्स क्रूड डेरिवेटिव है, उन्हें वहाँ से भी फायदा है। कुछ रेलवे स्टॉक्स की भी बात करते हैं और हालांकि ये मिड एंड स्मॉल स्पेस से हैं लेकिन बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं और हमने देखा भी है पिछले कई महीनों से जो आउट परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिली। एक शैलो करेक्शन में जितने ये स्टॉक्स करेक्ट होते हैं उनमें से ऊपर भी कई सारे स्टॉक्स हैं। उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स हैं जुपिटर वैगन जैसे स्टॉक्स, रेलटेल जैसे स्टॉक्स। इनमें इस वक्त क्या व्यू बनाना चाहिए, एक बार कुछ से समझते हैं। कुछ अगर जुपिटर वैगन्स को किसी को प्लस करना हो, कंसिडरिंग कि ये ऑलरेडी मल्टी बैगर है, इन लेवल्स पे आप ऐड करेंगे, डिप का वेट करेंगे या फिर कोई और बेटर स्टॉक सजेस्ट करना चाहेंगे? सो प्रियंका, जुपिटर वैगन्स देखिए यहाँ पे अब ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपने सही बताया ना, ऑलरेडी मल्टी बैगर रहा है, काफी अच्छा अप मूव इसमें देखने मिला है। करीब 25-30 के लेवल से 300 प्लस ऑलरेडी चला गया था, ऑलमोस्ट 400 तक चला गया था, अब कंसोलिडेट कर रहा है। सो हालांकि ऐसा लग रहा है कि द बल्क ऑफ द मूव इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, बट अगर कोई नियर टर्म के हिसाब से लेना चाहे तो बिल्कुल इसको आप फिर से कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज कंसोलिडेट कर रहा है विद पॉजिटिव बायस। 300 के जो लेवल्स हैं इसको बेस बना के, तो यहाँ से अपसाइड स्टॉक में आ सकती है। नियर टर्म में जैसा मैंने कहा 345 और 380 के जो लेवल्स हैं इनको आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो जब यहाँ से आपको फिर से जो मोमेंटम है ये लौटता हुआ दिखेगा तो इन लेवल्स तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा नीचे लेके चलूंगा, करीब 290 के 295 के आसपास, जो इसका सपोर्ट जोन है उसके जरा सा नीचे। तो अब जो ये कंसोलिडेशन है ये स्टॉक के लिए हेल्दी है, और अगर एक फ्रेश एंट्री चाहे सो नाउ वुड बी अ गुड आइडिया, बिकॉज द स्टॉक इज ऑफ इट्स रीसेंट हाइज ऑफ क्लोज टू 400। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक फ्रेश एक्यूमुलेशन बिल्कुल वारंट होता है। स्टॉप लॉसेस जो है उसको थोड़ा सा टाइट लेके चले 295 के करीब। ठीक है सोनी, क्या हमें क्विकली आज एक्सपायरी डे की कोई मूव्स ऑटो सेक्टर से मिल सकती है? हालांकि ऊपर आए हैं ये काउंटर्स, आप चाहे मारुति की बात करें, मिनिम की बात करें, कोई ऐड कर सकते हैं आज इंट्राडे के लिए? सोनी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ओके प्रियंका जी, अगर ऑटो सेक्टर में हम देखेंगे तो डेफिनेटली मारुति आज अच्छा लेवल लग रहा है, बट यहाँ पे जो है कि 10,800 तक जाने के चांसेस हैं। बट एंटायर सेक्टर को अगर मैं प्लेस करूँ तो मेरे ख्याल से एक्साइड एक ऐसा एक स्टॉक है जहाँ पे एक काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। 264 जब तक होल्ड करता है तो एक्साइड यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, एंड अगेन इट कैन सी एट लेवल्स ऑफ 274 टू 278। सो एक्साइड आप खरीद सकते हैं 264 स्टॉप लॉस के साथ। 278 का एक पोजिशनल टारगेट बनेगा। ठीक है, एक्साइड पर सोनी का कन्विक्शन है, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि पावर फाइनेंसर्स में एक्शन है। पीएफसी आज वायदा का टॉप गेनर है, 4% के आसपास का उछाल है। पीएफसी और आरईसी में भी तेजी है 2.5% के आसपास की। आरईसी 300 रुपए के लेवल को क्रॉस करके ही ट्रेड कर रहा है। इन दोनों में से अगर हम आपसे चेक करना चाहें अगर जय, तो कन्विक्शन आपका ज्यादा कहां पर है, कहां पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं? तो मुझे पीएफसी पर ज्यादा कन्विक्शन लग रहा है। कल के सेशन के बाद हम देखें तो काफी एक वन काइंड ऑफ फ्लैग एंड पुल पैटर्न वीकली चार्ट पर दिखा था। ये स्टॉक में ब्रेकआउट जब आया था तब से अराउंड 254 के जोन से कंटिन्यूसली अपसाइड दे रहा है, और यहाँ वॉल्यूम भी सपोर्ट दे रहा है, मूविंग एवरेजेस सपोर्ट दे रहे हैं। सो ओवरऑल पीएफसी आई गेस वुड बी अ बेटर देन आरईसी, ऑल्दो दोनों में कोरिलेशन काफी है, शेयर होल्डिंग में थोड़ी काफी कोरिलेशन है। सो डेफिनेटली पर पीएफसी मुझे अच्छा खासा लग रहा है। यहाँ से 290 तक के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं जल्दी के दिनों में। सो पीएफसी वुड बी अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अभी के लिए। लॉन्ग होके पीएफसी को ट्रेड कर सकते हो। 290 वुड बी अ टारगेट।
ठीक है, 290 के टारगेट के लिए पीएफसी पर भरोसा है। सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, बाटा नतीजों के बाद हमने देखा था कि शुरुआत आज थोड़ी सुस्त हुई थी, लेकिन जैसे से दिन बीत रहा है ये शेयर रफ्तार पकड़ रहा है। अब ये 1600 रुपए के आसपास के भाव इसके हो गए हैं। आज इसने 1600 इनफैक्ट 13 का हाई बनाया है। बाटा, इसमें आपका कन्विक्शन आ रहा है क्या? थोड़ा लंबा रखना चाहिए, मान लीजिए पोजिशनल बेसिस पर क्या टारगेट्स होंगे इसके? जी अभिषेक जी, बाटा इंडिया में अगर बात करेंगे तो कल और करीब 20% का एक लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस नजर आए थे इसमें बनते हुए, और आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 1610 के ऊपर क्लोज दे सकता है तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि 1600 का जो उसका रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो चुका है और ब्रेक होके क्रॉस हो चुका है। और ऊपर का जो उसका टारगेट्स मेरे अभी नजर आ रहे हैं वो 1680 टू 1720 रेंज का एक टारगेट नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म पोजिशनली बनेगा। सो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1610 के लेवल्स को वॉच कीजिए, उसके ऊपर क्लोज होता है तो आप 1700 ऑड लेवल्स के टारगेट्स के लिए आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं जहां पर आज शुरुआत में थोड़ा ठीक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल का एक शेयर दिखा सकते हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, ये 3% ऊपर है। एक बार ज़रा चेक करेंगे कपिल आप, मोतीलाल ओसवाल के नाम से कंपनी है, 1000 प्लस की कंपनी। यस, सी दिस वन। फिलहाल हम देखते हैं कि एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री का काफी ट्रेंड रहा है, काफी सारे स्टॉक्स ब्रोकिंग इंडस्ट्री से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है, हालांकि थोड़ा सा लगा रहा है, लेकिन ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा है। रिसेंटली मैं इसे मंथली चार्ट जो चेक करता हूं तो उसका जो प्रीवियस टाइम का जो पीक था 2021 के अराउंड बनाया था 1000 के अराउंड ही, तो अभी वो 1000 के ऊपर का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। और डेली चार्ट में भी इसका एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन का ही पैटर्न देखने मिल रहा है। हर एक मूविंग एवरेज, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है, और जो उसके पिछले जो इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे वो कब का वो निकाल चुका है और उसके ऊपर ही वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये स्टॉक कहां ना कहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम तो दिखाई रहा है, बुलिश कंटिन्यूएशन साइन का एक कैंडिडेट बनता है, तो स्टॉक में यहाँ पे फर्दर हमें एक इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। तो बेसिकली इन सारे स्टॉक में मैं 2 दिन का जो लो होता है उसको स्टॉप लॉस मान के मैं चलता हूँ, और ऊपर में जो इसके अपसाइड पोटेंशियल जो मुझे दिखाई देते हैं वो कहां ना कहां जो इसके प्रीवियस इमीडिएट हर्डल लेवल्स बने थे या फिर कुछ दिन पहले इसके हाई बने थे 1100 रुपए के अराउंड, तो वहां पे उसकी अपसाइड पोटेंशियल बन सकती है जी। ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले सोनी से मैंने C8 के बारे में जिक्र किया था, एक बार आप C8 का शेयर वापस से दिखा सकते हो, और मैं थैंक यू बोलूँगा, सोनी ने इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया और बताया भी कि हाँ इसके अंदर पोजीशनिंग ली जा सकती है। C8 भी चलने वाला शेयर है, और अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम C8 के अंदर अभी भी बना है थोड़ी देर में। अब ये करीब 4.5% ये शेयर ऊपर आ चुका है, उस समय करीब 40-50 रुपये पर था, 50 रुपये की तेज़ी एकाएक C8 के अंदर वापस आपको बनती हुई दिख रही है। अच्छे स्टॉक्स पकड़ो, इसी डल मार्केट के अंदर ही आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। एक काम कीजिए, ज़रा इंडिया विक्स भी दिखा सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। विक्स को 15-20 मिनट बाद ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे इस समय की पोजीशनिंग क्या हो रही है, और साथ ही साथ ज़रा दिखाइए आप एडवांस डिक्लाइन भी, इस समय F&O की पोजीशंस क्या हैं। मैं आपको इन बिटवीन ये दिखा देता हूँ या बता देता हूँ कि इस समय बड़े शेयर्स के पास वेटेज किसके पास आ रही है। अगर कंट्रीब्यूशन से आप चेक करेंगे तो 21 शेयर इस समय ऐसे हैं निफ्टी के जो कि बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। M&M, ICICI, L&T और मारुति जैसे शेयर्स हैं। अब आप देख रहे हैं कांटे की टक्कर फिर से हो रही है एडवांस डिक्लाइन के अंदर, और आपको ध्यान होगा इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कम से कम 1:5, 1:4 तो रहना ही चाहिए, 1:3 तो रहना ही चाहिए। इससे नीचे आने पर बाज़ार में आप सुस्ती, थकान, रेंज सब कुछ देखेंगे, और कुछ आप अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब एडवांस डिक्लाइन बराबर या फिर उससे थोड़ा चलते दिख रहे हैं। आज दोनों ही रिलायंस और HDFC हेल्प नहीं कर रहे मार्केट की, दोनों बाकायदा बाज़ार को थोड़ा वीक करने में आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 शेयर्स हैं, आप एक बार ज़रा चाहें तो स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक शेयर मेरे को और पता करना है, उसके बाद मैं ज़रा एक व्यू पॉइंट और लूँगा। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, वो है शोभा या ब्रिगेड, इन दोनों में से किसकी पोजीशनिंग ज़्यादा ठीक है, एक बार ज़रा चेक करेंगे। खुश, शोभा और ब्रिगेड। ब्रिगेड यहाँ पे डिम्पी ओवर हीटिंग टेरिटरी के करीब ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। करीब 710 के आसपास अगर गिर के नीचे आता है तब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है ब्रिगेड में। शोभा की अगर मैं बात करूं इन द मीन टाइम, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और अपसाइड मोमेंटम जो है ये अभी बाकी है।
तो दोनों में से अगर मुझे पिक करना हो तो मैं सुबह पिक करूंगा। सुबह यहाँ से भी अगर आप चाहें तो एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। जो नियर टर्म टारगेट्स हैं वो आपके लिए 860 और 888 के आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। ओवर हीटिंग टेरिटरी से थोड़ा दूर है, मोमेंटम अच्छा खासा है। स्टॉप लॉस आप लेके चले 800 के आसपास। तो ब्रिगेड ऑन डिप्स एंड सुबह अगर आप चाहें तो यहाँ से एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और राइट, तो ये बात तो शोभा डेवलपर्स पर हुई, और यहाँ पर जिस तरह की तेजी बनी हुई है, मोमेंटम अब भी हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है आपको राइट करना चाहिए, और इनफैक्ट नए एंट्री पॉइंट्स भी हमारे एक्सपर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं। जिस सेक्टर में इतनी तेजी है, ट्रेंड के साथ रहना भी चाहिए। एक और इस वक्त ट्रेंड कौन सा आइडेंटिफाई आदित्य अरोड़ा कर पा रहे हैं जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काम का होगा? आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग आदित्य, बताएं आज का ऑप्शंस का चैंपियन कौन सा है आपके पास? ओके, आदित्य के साथ फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर आदित्य ने हमें अपनी ऑप्शन का ट्रेड भेजा है और उनका भी ट्रेड रियल एस्टेट पे ही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ही। अभी जिस सेक्टर की हम बात ही कर रहे थे उसी में से उन्हें भी तेजी दिखती है। ऑप्शन के लिहाज से भी आप इसी सेक्टर में पिक उठा सकते हैं। 1800 की कॉल 55 रुपए पे, 55 रुपए 5 पैसे पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और आप हेज करके चलें इसे। ऊपर की एक कॉल को 18 से 60 की कॉल को आप बेच भी जो 30 रुपए पे चल रही है, तो आप अपने रिस्क को असेस करें। एक हेज स्ट्रैटेजी बता रहे हैं हमें यहाँ पर, क्योंकि ऑफकोर्स सेक्टर चला है, स्टॉक्स में तेजी आ चुकी है, तो अगर थोड़ा बहुत भी आपके लिए रिस्क होता है तो वो ये हेज स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्प कर पाएगी। लेकिन फिर से डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्योंकि ऑप्शन की ट्रेड्स थोड़े रिस्की ट्रेड्स होते हैं, आप इसलिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही इसमें ट्रेड लें, या फिर स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी जुड़े हैं। हमारे साथ मैन इंफ्रा नंबर्स आए थे इनके, और मैन इंफ्रा के मैनेजमेंट कंपनी की दूसरी तिमाही के नंबर्स पर बात करने के साथ साथ इंफ्रा स्पेस पे, रियल एस्टेट स्पेस के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एमडी मनन शाह बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर शाह। पहले कंग्रेचुलेशन ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। एक बार आप हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमने जो लास्ट क्वार्टर से देखा, इस क्वार्टर में कंपैरेटिवली आपकी टॉप लाइन थोड़ी वीक जरूर दिखाई दी, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी जरूर बढ़ी है, इसका रीजन क्या रहा? इसके 2-3 कारण है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर में हमने कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। हमारे सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो नियर कंप्लीशन थे, जिसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका था काफी का। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स का स्टॉक जो है वो सोल्ड आउट हो चुका था। एंड सेकेंडली क्या था कि जो बैलेंस पोटेंशियल जो है उसका रियलाइजेशन अभी आना बाकी है। जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा स्टॉक बिक चुका है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, पिछले ही महीने हमने हमारा आराध्य आह्वान करके तारदेव में एक प्रोजेक्ट है वो अभी जस्ट लॉन्च किया है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल आना ये साल के एंड में हम देख रहे हैं कि क्लॉक होना शुरू होगा। इसके अलावा भी जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके सारे लॉन्चेस आने वाले हैं, जैसे हमारा एक घाटकोपर प्रोजेक्ट है, हमारा विलेपार्ले प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होना बाकी, जिसकी आईओडी जस्ट आई है। एंड हम देख रहे हैं कि इसकी आईओडी जो आना है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका काम शुरू होने के बाद सेल्स शुरू हो जाएंगे मार्च के पहले। मनन जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने कोई प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई टारगेट आपने सेट किया है? अगर हम जेवी से थोड़ा हट के बात करें, और प्रॉफिटेबिलिटी का जो लैंडस्केप है वो किस तरह का दिख रहा है अभी? कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या माइंडसेट नहीं है कि इतना परसेंटेज प्रोजेक्ट्स जेवी में होने चाहिए। हम एक्चुअली हमेशा डी रिस्किंग में मानते हैं कि डेट से ज्यादा हम मानते हैं कि पार्टनरशिप रेशियोज हमेशा काम करते हैं। सो उसके कारण सारे प्रोजेक्ट्स में अलग अलग पार्टनरशिप रेशियोज आपको देखने मिलती है। काफी प्रोजेक्ट्स हमारी 100% सब्सिडी में भी है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स खुद करते हैं। एंड कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। मनन जी, आपकी इस समय ऑर्डर बुक क्या है, जरा वो बता पाएंगे प्रोजेक्ट की, और फर्दर कितना ग्रोथ होगा आगे चल के, ये भी जरा बता दीजिए, इन्वेंट्री के लेवल पे भी। सो हम अग्रेसिवली मुंबई रीजन में रीडेवलपमेंट के लिए भी बिडिंग्स हमारी शुरू है।
हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स फाइनल नेगोशिएशन स्टेज पे भी पहुंचा दिए हैं, जिसकी अनाउंसमेंट मैं अभी तो नहीं कर सकता हूँ, बट सून आने वाले ये साल के लास्ट क्वार्टर के पहले हम ये सारे जो नए प्रोजेक्ट्स है उसका एडिशन होने वाला है। एंड ये 5.9 मिलियन स्क्वायर फीट में आपको एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखने मिलेगा। जो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने नए लेने चाह रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स तकरीबन 4 से 5 साल के बीच में हम कंप्लीट करेंगे। उसका रेवेन्यू पोटेंशियल अक्रॉस 4 to 5 इयर्स में आपको देखने मिलेगा। ऑलराइट मनन, क्योंकि हमने देखा कि और मार्केट्स जनरली उन कंपनीज को पसंद भी करते हैं जो या तो डेट फ्री होती है या फिर ऑन द वे टू डेट फ्री होते हैं, और आप सिग्निफिकेंटली अपने डेट लेवल्स को रिड्यूस कर रहे हैं। थोड़ी सी हमें आप नेट कैश की पोजीशन बताएं और साथ ही टारगेट्स बताएं कि आप कैश यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले हैं, डेट लेवल्स आगे चलकर कैसे हो सकते हैं। अगर आप मन इंफ्रा की हिस्ट्री चेक करेंगे तो कंपनी हिस्टोरिकली एंड टिल डेट पेरेंट कंपनी जो है वो डेट फ्री रही है। एंड हम हमेशा मानते हैं कि कैश इज द किंग मुंबई के लिए। अगर आपके पास सरप्लस कैश फ्लो और लिक्विडिटी होती है, आपको सारे प्रोजेक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। इसका कारण हम ये सारी चीजें एज अ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं सारे नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। एंड करंटली जो लिक्विडिटी पोजीशन अगर आप देखेंगे ग्रुप लेवल पे 500 करोड़ के ऊपर की करंट लिक्विडिटी स्टेटस है हमारी। ये सारा जो एडिशनल लिक्विडिटी हमारे पास है रिजर्व्स, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि जो नए प्रोजेक्ट्स हम लेने वाले हैं आने वाले कुछ क्वार्टर में जिसकी अनाउंसमेंट्स होगी, ये सरप्लस लिक्विडिटी वो सारे प्रोजेक्ट्स के एक्विजिशन में किया जाएगा। फिलहाल कोई भी नए फंड रेजिंग की या कोई भी टाइप की डेट की हमें जरूरत है नहीं, बिकॉज हमारे सेल्स जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में है वो बहुत ही अच्छा है। नियरली जो रेडी पोजीशन है उसमें हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, हम 100% सोल्ड आउट है। तो मैं फिलहाल तो कोई डेट की पोजीशन नई इंट्रोड्यूस होते देख नहीं रहा हूँ कंपनी में। मनन जी, एक आखिरी सवाल देख के बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कंपनी जो है विदेशों में भी विस्तार कर रही है, खास तौर से अमेरिका जैसे बड़े बाजार में अपने पैर पसार रही है। तो क्या आप कोई आइडिया दे पाएंगे कि आपके टोटल जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, कितना प्रतिशत विदेशी कारोबार से आएगा और किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं बाजारों में? करंटली यूनाइटेड स्टेट्स में मायामी सिटी करके है जो फ्लोरिडा स्टेट में है, वहां पे हमारे 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स करंटली अप्रूवल स्टेटस पे है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन मार्च या अप्रैल महीने में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स सारे के सारे 3 से 4 साल के टेन्योर के हैं, जिसमें लास्ट के 2 साल में बिकॉज कंप्लीशन मेथड वहां पे फॉलो किया जाता है, आपको रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल तभी देखने मिलेगा। एंड ये जो सारा हमने अभी तक पैसा लगाया है यहाँ पे अराउंड 29.5 मिलियन तक है, जिसमें से सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया है, सिर्फ 11 या 12 मिलियन डॉलर्स ही इन्वेस्ट किए गए। बाकी जो पैसा वहां पे सरप्लस लिक्विडिटी है वो नए प्रोजेक्ट एक्विजिशन में लगाएंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हमने सिक्योर किए हैं उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल सेफ्टी फंड हमने वहां पे रखा हुआ है। ठीक है मनन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरा आराम से बताने के लिए सारी कंपनीज के बारे में कि किस तरह का आप आगे एक्सपोजर रखेंगे, इस समय की करंट सिचुएशन क्या है, मार्जिन्स कितने हैं और आगे चल के आपके प्रोजेक्ट्स का जो ऑनलाइन आपने बताया कि ऑर्डर बुक कितना है, वो सब क्लियर करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है महान इंफ्रा। अगर आप मुंबई और मुंबई के आसपास रहते हैं तो आपको इन कंपनीज़ के कई सारे प्रोजेक्ट देखने को भी मिलते होंगे, आप उससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस देगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर ज़रा चेक कर लेते हैं। ग्रीन प्लाई, क्या ये शेयर को थोड़ा लेके रखना चाहिए? ये साइडवेज कंसोलिडेशन का थोड़ा ब्रेकआउट सा कर रहा है। ग्रीन प्लाई, एक बार रिकमेंडेशन चाहिए कपिल आपकी। जी, होम बिल्डिंग मटेरियल्स में अभी काफी बूस्ट है। हमने पहले भी देखा हुआ था कि सेरामिक स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव आया था और प्लाई सेक्टर्स में भी काफी अच्छी मूव हमें देखने मिल रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट इसका काफी अच्छा लगा है, साइडवेज रहा हुआ है लेकिन अभी थोड़ा सा एक मोमेंटम पिक कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से स्टॉक में काफी भारी भरकम मोमेंटम आई हुई है। स्टॉक 145 से लेके 185 कुछ ही दिनों में ही आया हुआ है, तो स्टॉक का पॉजिटिव स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी कहाँ ना कहाँ पे 185 का जो इसका प्रीवियस पिक था और हिस्ट्री में भी काफी सारे मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा कूल ऑफ होने की पॉसिबिलिटी बनती है। स्टॉक 185 पे है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है स्टॉक, और स्टॉक का जो नीचे का जो सपोर्ट लेवल में देख रहा हूँ तो 175 का मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 175 के यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो रिस्क और रेशियो एक अच्छा प्रॉपर हो जाएगा।